उतार चढ़ाव। जी हाँ, आज का ट्रेडिंग सेशन अगर पूरे दिन भर का एक शब्द में रखना हो तो यही शब्द सही है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हर जगह, चाहे वो करेंसी हो, क्रूड हो या फिर इक्विटी मार्केट हो। बचा हुआ 1.5 घंटा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल है मुहर्रम के हिसाब से बाजार बंद, तो एक्शन भरपूर रहेगा। किस तरफ होगा बताएंगे आपको। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। बिल्कुल, इस समय तो सपाट है निफ्टी और इसे सपाट निफ्टी से किस तरफ का रुख होगा ये भी आगे 1-1.5 घंटे में आप जान लेंगे। कैसे कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं पहले जरा ये देख लेते हैं पर ये पूरी रूपरेखा। अभी थोड़ी देर में आपके सामने बीटी, एसटीटी और साथ ही एसटी बीटीटी कॉल्स भी शुरू हो जाएंगी और इसके अलावा ट्रिगर्स, खबरों वाले शेयर्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ पेपर शेयरों में जोरदार तेजी क्यों बन रही है, ऐसा क्या हो रहा है कि पेपर सेक्टर के शेयर ज्यादातर तेज हैं, ये पूरी रिसर्च आपके सामने 2:10 पर होगी। मीटिंग से पहले की ट्रेडिंग आपके सामने 2:45 बजे रखेंगे और जैसे 3 बजने को होंगे तो 2 सेगमेंट और आएंगे। एक तो बैन से बेनिफिट होगा और साथ ही 2:50 पे रोल्टा में भारी गिरावट क्यों आ रही है, ये ऐसा क्यों है कि रोल्टा का शेयर चला ही नहीं और बल्कि और पिट भी रहा है, तो ये सब कुछ आपके सामने होगा। पहले 5 बड़ी बातें देख लेते हैं जो अनिल जी आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर रिसर्च एनालिस्ट को और मेहमानों को जोड़ रहे हैं। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी है 11,300 के बेहद करीब और बैंक निफ्टी में उतार चढ़ाव थोड़ा सा ज्यादा है। वजह है कि आज बुधवार होने के बावजूद बैंक निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी और वजह यह कि कल बाजार रहेंगे बंद। 26,500 26,600 के बीच हो सकती है एक्सपायरी, ये बता रहा है पोल। अभी फिलहाल थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। दिन के निचले स्तरों की तरफ बैंक निफ्टी में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। दिग्गज सरकारी तेल गैस कंपनियों के शेयरों में शानदार उछाल है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। क्रूड $79 के ऊपर है, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है लेकिन थोड़ा कितना, 1/4%। उसके बावजूद ऑयल एंड गैस शेयर चल गए हैं, भाग रहे हैं। अब देखते हैं आगे किस तरह का कारोबार वहां पर होता है। लेकिन कंजम्पशन से जुड़े शेयरों में आज मुनाफा वसूली आई। सुबह मजबूत शुरुआत के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और रियल एस्टेट शेयर भी आज दबाव में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। रुपए में हल्की तेजी है 1/4% की और बाकी आप देख सकते हैं कच्चे तेल में हल्की मजबूती आपको नजर आएगी। तो रुपया तो इस समय बिल्कुल स्टेबल है, हल्का थोड़ा मजबूत भी हुआ है बल्कि हाँ, लेकिन क्रूड जो है वो $79 के ऊपर आ गया है, ये थोड़ी चिंता की बात है। आगे बढ़ रहे हैं, जरा रिसर्च एनालिस्ट को जोड़ रहे हैं और जानते हैं आज के ट्रिगर्स। संदीप हमारे साथ जानेंगे उनसे हम ट्रिगर्स, लेकिन रजत से पहले खबर वाले शेयर समझ लेते हैं। रजत बताएं। तो बिल्कुल, पहले तो स्टील शेयर्स फोकस में इसलिए आ गए क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्टील प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर हो सकता है कि 15% ड्यूटी बढ़ाई जाए, तो ये खबर है, पॉजिटिव ट्रिगर है। आज टाटा स्टील जैसे स्टॉक है उसमें 2% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ चुनिंदा स्टील प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिसपे 15% की हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए। दूसरा, बंधन बैंक को लेकर खबर है कि एमसीएलआर दरों को रिवाइज कर दिया गया है। एमसीएलआर अब 0.12 से 0.24% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 साल का ये एमसीएलआर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक कंपनी है वेरॉक इंजीनियरिंग, हाल फिलहाल की आईपीओ वाली कंपनी है। ये आईपीओ आया था, रोमानिया की कंपनी के साथ जेवी किया है इस कंपनी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ये जेवी किया गया है जिसमें 70:30 यानी कि वेरॉक इंजीनियरिंग का इसमें जो हिस्सा है वो 70% होगा और जो दूसरी कंपनी है रोमानिया की कंपनी उसका 30% हिस्सा होगा। ओरेकल फाइनेंशियल OFSS ये कंपनी एकदम से फोकस में है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती हुई नजर आ रही हैं और बीएसई पे आज का डेटा बता रहा है कि 4 लाख शेयर्स का एक बड़ा सौदा हुआ। 4,313 से 4,315 की रेंज में ये ब्लॉक डील हुई है ओरेकल फाइनेंशियल पे। फिलहाल 1% गिरते बाजार में ऊपर है ये। और एक स्टॉक है BEL जिसमें बीएसई पर 12.5 लाख शेयर्स का एक सौदा हुआ। ₹83 प्रति शेयर की औसत कीमत पे ब्लॉक डील हुई। ठीक है, ये कुछ एक खबरें और खबरों के साथ से उनका रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। बीएल का स्ट्रक्चर तो कमजोर है, आज भी टूट गया। 83 के दाम पर जो डील भी हुई है लेकिन उसका कुछ खास बड़ा असर तो नहीं है, स्टील के बकायदा और नीचे ही पहुंचा है। संदीप से ट्रिगर्स जानते हैं। संदीप बताएं आप। देखिए डिम्पी, जहाँ तक आज की बात है तो आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही है, वो तो एक ट्रिगर है ही है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो BHEL की AGM है। ये AGM इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बायबैक का प्रस्ताव है उसके ऊपर विचार हो सकता है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा जहां तक BHEL के स्टॉक की बात है। इरकॉन के IPO का आखिरी दिन है तो ये IPO मार्केट की बात है, लेकिन BHEL की AGM के अलावा कुछ और स्टॉक्स अगर आप देखें तो उसमें EIL, IB हाउसिंग फाइनेंस, KEI इंडस्ट्रीज, पराग मिल्क और TNPL, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनकी AGM है। अगर वहां से कुछ अपडेट्स आते हैं तो वो एक एक्शनेबल पॉइंट हो सकता है। कल की जहां तक बात है तो कल बाजार बंद है मुहर्रम की वजह से, तो शेयर बाजार के अलावा जो करेंसी मार्केट्स हैं वो भी बंद है। यही कारण है कि आज ही बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है वो हो रही है, लेकिन कल छुट्टी होने के बावजूद कुछ अहम कंपनियां जिनकी AGM होने वाली, इसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन शामिल है, इसके अलावा इंडिया सीमेंट, NTPC, PTC इंडिया और सेल, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनकी कल AGM होने वाली है। वहां से क्या निकल के सामने आता है इस पर बाजार की खासतौर पर नजर रहेगी। और शुक्रवार की जहां तक बात है
तो फुटसी इंडेक्स के जो बदलाव हुए थे वो परसों से लागू होते हुए दिखेंगे, तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। वो कुछ की बड़ी कंपनियां अगर आप देखें जिनकी एजीएम है, उसमें हिंडाल्को का नाम है, जेएमआर इंफ्रा, कावेरी सीड, आरसीएफ और हिडलबर्ग सीमेंट। इन स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि यहां से अगर कुछ भी बड़ी चीज सामने आती है मैनेजमेंट की ओर से, फ्राइडे को इन स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन सभी स्टॉक्स में एक्शन रह सकता है जिन पे कहीं ना कहीं खबरें हैं, कुछ एजीएम की बदौलत हैं, कुछ ग्लोबल ट्रिगर्स की बदौलत हैं। ये सारा का सारा पूरा का पूरा निचोड़ आपके सामने। लेकिन कल एक शेयर जो हमने स्टॉक ऑफ द डे में आपको सेल दिया था, उस पर अभी एक ब्लॉक डील भी हुई है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। आज बैंक ऑफ बड़ौदा से ही शुरू कर रहे हैं। पूरे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जाधव हैं, संदीप जैन हमारे साथ जुड़े हैं, सिमी भौमिक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राकेश बंसल और कुणाल जी भी हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जैन साहब, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। अगर आप मेरे को ये बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें अभी भी ब्लॉक डील हुई है, अब और गिरावट तो नहीं है ना बाकी? संदीप, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल। मैं कंफ्यूज था मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कल भी डिस्कशन हुआ था बीओबी के ऊपर जो ये नेगेटिव न्यूज़ थी, बट समहाउ ऐसा लगता है कि देखिए जिस तरीके का कल मार्केट में रिएक्शन था और इतना ओवर रिएक्शन था कि सारे बैंक्स ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक बैठक भी है सारे बैंकों के साथ, तो हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ डिस्कशन में ऐसी आए कि जिसकी वजह से हो सकता है कि बीओबी के फेवर में कोई डिसीजन आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है थोड़ा देख के ही देना चाहिए, कि ऐसा लग रहा है कि जो रेशियोज़ है या फिर कोई चीज़ देना बैंक की कुछ बेहतर करेंगे या ओवरऑल चीज़ें चेंज होंगी। जो दिख रही है वैसा होना नहीं चाहिए, इससे कुछ बेहतर होके आना चाहिए। जो कि क्योंकि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है बीओबी के, वाई शुड दे लूज? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे वो लोग बहुत बड़े लूजर हो गए जिस तरीके से कल टूटा है और अच्छा खासा फॉल और वो आया है। तो मेरे हिसाब से तो इन लेवल्स पे ऐसा लगता है कि होल्ड करके तो रखना चाहिए। 110 से 15 एक ठीक ठाक सा सपोर्ट लगता है। ठीक है अनिल जी, कल आप कह रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स में जो गिरावट है, सुबह आपने कहा कि शायद अब गिरावट थोड़े थम भी जाए, तो अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में बड़ी गिरावट के बाद, उनको क्या करना है? प्लस करें अभी? नहीं, आज सुबह भी ये राय थी और कल भी राय थी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर तो कि 110 पे लेना चाहिए और एग्जैक्टली 110 के आसपास कई लो बनाए। आज सुबह भी 112-13 था, तब से हम लगातार करें कि लेना चाहिए। समाऊ मेरा आज सुबह व्यू यही था कि भाई सरकारी बैंकों में चुनिंदा खरीदारी हो रही है और जो अच्छे बैंक है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इन 3 बैंक को मैं रखता हूँ जहाँ पर हल्की हल्की खरीदारी, और ये सारे के सारे तब लाल निशान में थे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी खरीदारी हुई है। तो अभी बेचने के लिए वक्त नहीं है, इंतजार करना चाहिए, थोड़ा ऊपर आने दें। खरीदने के लिए चुनिंदा जहां आपको ठीक लगे, कंफर्ट लगे, वहां खरीदारी करनी चाहिए। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा किसी ने सुबह खरीद लिया है तो प्रॉफिट कब बुक करना है ये तो कुणाल जी बता ही सकते हैं। खरीदा तो होगा कुणाल जी, आज तो सुबह बहुत जोर लगा के बोला था। आज तो आपने बिल्कुल मौके पर, इससे बेटर टाइमिंग नहीं हो सकती है। तो नहीं कर सकते। मतलब देखिए, बिल्कुल उस समय मेरे ख्याल से 113 के आसपास चल रहा था और अभी 118 रुपए चल रहा है। 5 रुपए की तेजी ऑलरेडी हम इंट्राडे में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिनके पास है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करे। 122-23 से ऊपर जाने की संभावना कम दिखती है, मुझे नहीं लगता उससे ऊपर जाएगा। इस इन लेवल्स पर बुक करना। हाँ, तो 121 खुला था कल और 121 खुल के नीचे आया। आज 110 का लो बनाया, जहां पर हमारी राय भी थी कि 110 के आसपास आपको खरीदना चाहिए, वहीं से रिवर्स हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल भी परफेक्ट बता रहे हैं। 122 का भी इंतजार न करें, 120-21 में बेच दें, तुरंत बेच देने। हाँ ठीक है, तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो सुबह की रणनीति वो दोपहर तक होते होते अच्छा पैसे भी बना के गई है। अब चाहें तो आप एक बार इससे बाहर भी आना चाहें तो आ सकते हैं। किरण जाधव भी मेरे साथ हैं। किरण, आज सुबह डॉक्टर लाल पैथ लैब पे एक रिपोर्ट आई थी और बड़े टारगेट्स भी दिए गए थे। आज शेयर चला लेकिन उतना दम से नहीं चला। ये किसका वेट कर रहा है? कौन सा रेजिस्टेंस सामने खड़ा है इसके जो इसको चलने नहीं दे रहा ज्यादा? डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा मानना है कि 1020 ये एक अहम लेवल है, इसको क्रॉस करना चाहिए। इसके बाद इसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा वापस एक बार। पर अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो जो हमने मूव देखी थी करीबन 800 से करीबन 1120 की, उसका फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है। तो मेरा मानना है कि बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन अभी होगा करीबन 960 970 इसके करीब, और उसके बाद ये स्टॉक वापस एक बार अप मूव दिलाता नजर आएगा। जल्दबाजी में नहीं गया, तभी इसमें ज्यादा मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। तो कुल मिला के ये अच्छी बाइंग लेवल्स है करंट लेवल्स पे।
आपका स्टॉप लॉस 940 होना चाहिए, थोड़ा आपको थोड़े क्वांटिटी से बाय करना चाहिए, पर ये 1020 के ऊपर एग्रेसिवली बाय करने की सलाह होगी। चलिए, ये है राय आपके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब पर। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो है वैरोक इंजीनियरिंग। जैन साहब, जरा इस पर अपनी राय दीजिए। रोमानिया की एक कंपनी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर करने की घोषणा की, हालांकि बाजार में उत्साह है नहीं। 1.5% स्टॉक नीचे 1000 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या करना चाहिए, क्या खरीदा जाए, अभी थोड़ा और इंतजार कर लें इसमें? देखिए, पहले भी राय मेरी ये थी इस पर्टिकुलर कंपनी पे कि ये बिल्कुल अच्छा होल्ड है और ये बाइंग भी की जा सकती है। देखो, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति तो अपनानी चाहिए। जो एक बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत ही एग्रेसिव मैनेजमेंट है और इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अपने सेगमेंट में ये वर्ल्ड के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे जाएं। एक लैकलस्टर सा एक रिस्पॉन्स भी मिला था आईपीओ में, बट उसके बाद से ठीक ठाक ही ये लिस्टिंग दिया है और ऊपर भी आया है। तो मेरे हिसाब से तो इस स्टॉक को बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए। ये और एंड्योरेंस दोनों ही स्टॉक के बारे में साथ साथ ही बात करता हूँ, क्योंकि दोनों ट्विन ब्रदर्स की कंपनियाँ हैं, अलग अलग मैनेज्ड होती है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी है, पास्ट में भी थी और आगे भी ये लाएंगे जिस तरीके का मैनेजमेंट का क्वालिटी है। तो मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। ठीक है, बाइंग ऑन डिक्लाइन तो आप इस पे कर ही सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक और शेयर भी है। ये चाय और कॉफ़ी के शेयर आज काफ़ी चले और चावल की कंपनीज ने भी आज योगदान दिया। सबको करेंसी का ही बेनिफिट है और अलग अलग अपने ट्रेड में अंदर कहीं ना कहीं मूव मिला। कॉफ़ी डे एक बार आप देखिए, ये करीब 2 से 2.25% तक की मजबूती के साथ समय ट्रेड कर रहा है। थोड़ा वॉल्यूम आया है लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर। कुणाल जी, जरा कुछ इंपॉर्टेंट है तो जरा नोटिस करवाइए। देखिए, चार्ट तो अच्छा है डिम्पी और इसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। केवल आज के बंदी के भाव का इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आज बंदी 313 रुपये 50 पैसे के ऊपर इसमें आती है, 316 का मौजूदा भाव चल रहा है, तो 313.50 के ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है डेफिनेटली बाय करना चाहिए। फिर इसमें 330 335 के लेवल आएंगे। ठीक है, कुछ एक कैश के शेयर्स में शुरुआत में ही जैसे बाजार भले कमजोर खुले या तेजी खुले, ये लाइफस्टाइल वाले शेयर्स एकाएक तेज हो जाते हैं। यूबीएल भी आज सुबह ठीक था। ग्लोबल स्पिरिट्स ने तो बकायदा अपना ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया। सिमी, जरा ग्लोबल स्पिरिट से बताइए, काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि 205 आए, आज आया, 215 तक भी गया। अभी करना क्या है, अभी स्टॉप लॉस क्या है? टारगेट तो आप जो बताएंगे सो होगा ही, स्टॉप लॉस क्या है जिसके पास भी खड़ी है पोजीशन? देखिए डीपी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। 195 से 190 के बीच में सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। मेरा टारगेट 240 से 250 का है, ये शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। और जब तक ये स्टॉक, मैंने जो कहा 195 से 190 इस रेंज के बीच में रहता है, इससे ऊपर रहता है, तब तक कोई भी डीप में खरीदारी करने का ही सलाह दूंगी। ठीक है, 10-15 रुपए के ही गिरावट बनती है कुल मिला के, यानी कि 190 तक का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर शेयर चला तो 240 तक भी आसानी से आ सकता है। इन लिकर वाले शेयर्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें, इनमें मोमेंटम कहीं ना कहीं साफ साफ बनता हुआ दिख रहा है। आज कुणाल, सुबह सुबह आपने गेल के बारे में राय रखी थी, आज हमारी फास्ट मनी में भी शामिल था गेल। अभी क्या करना है, अभी और चलेगा या फिर प्रॉफिट बुक करें? 2.5% ऊपर है। निपी, हमारे तो दोनों लक्ष्य हासिल हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट है, बेहतरीन स्ट्रक्चर है और बहुत समय से ये काउंटर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। ये अब जो अड़चन है चार्ट पर, वो 395 के रीजन में है। 383 का मौजूदा भाव है, तो अभी भी 10 रुपए की तेजी की गुंजाइश है। 395 पार करेगा तो गेल आपको 410 415 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो मेरी राय में डेफिनेटली जिनके पास है होल्ड करें। 375 पर अब एक स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स जहां पे अच्छे खासा मोमेंटम बनता दिख रहा है। आज एक और चीज़ है जो आपने पार्टी वाले शेयर्स में रखी थी बात की, ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स, उन पे एक बार ध्यान रखें, वो दिन के ऊपरी स्तरों पर आ रहे हैं। बंसल जी कॉल। ठीक है, तो ऑयल मार्केटिंग के शेयर्स के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले बंसल जी की आ रही है आज की पहली BTSTD कॉल, देखते हैं वही। डिम्पी, मेरा सेल कॉल है माइंड ट्री पर। मौजूदा स्तर 1117 1118 के अराउंड है स्पॉट मार्केट के अंदर। इस स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। स्टॉक हालांकि इतना 2.25% स्टॉक नीचे है, बट ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 12.5% का इजाफा है। मैसिव शॉर्टिंग है, परफेक्ट शॉर्टिंग का कैंडिडेट है। 1155 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1095 यहाँ पे पहला टारगेट है। 1073 यहाँ पर दूसरा टारगेट है। बेच के चले माइंड ट्री को। ठीक है, 1090 तक भी आ सकता है शेयर टूट के। माइंड ट्री आज 2.5% नीचे, दिन के निचले स्तरों पर। आईटी शेयर्स रुपए की कमजोरी के बावजूद भी चलते चलते मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक सेल कॉल दिया था, जहां बोला था कि पैटर्न परफेक्ट है,
ब्रेकडाउन हुआ है, तो वहां पर 1205 का पहला टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 1205 की लगेगी स्टैंप, जो कि टारगेट अचीव है। माइंडट्री पे एक नई कॉल। डिब्बे जी मेरा भी टारगेट लगवा दीजिए। मारुति भी मैंने उसी समय सेल दिया था जब राकेश जी ने रिलायंस पे सेल दिया था, तो उसमें भी टारगेट हासिल हो गए। और मुथूट देख लीजिए अनिल जी। मुथूट देखूं? देखिए कौन सा, नीला वाला लाल वाला? जो फ्यूचर में नहीं, नीला वाला लाल वाला, ये तो मुझे भी नहीं पता नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। जैन साहब बताइए, मुथूट कौन सा है, नीला वाला लाल वाला? फ्यूचर में, जो फ्यूचर में है। ये लाल वाला है, ये देखो, और ये फ्यूचर वाला लाल वाला है। ये फर्क है, और नीला वाला फंडामेंटल अपना रिसर्च और कैश मार्केट टेक्निकल वाला है। रिसर्च। ये फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च का फर्क देखा। ये हमको जैन साहब ने सिखाया। दो मुथूट है, एक नीला वाला एक लाल वाला। ये लाल वाला है ना? हाथी दोनों के लोगों में है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ये लाल वाला। तो जैन साहब ये सुबह से जो लाल वाला मुथूट बोल रहे हैं कि ले लीजिए हमारे कुणाल जी, टारगेट हासिल हो गए और इनके टारगेट भी हासिल हो गए, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब क्या करना है? 464 लाल वाला लेना है, नीला वाला लेना है? नहीं देखिए, लेना दोनों ही है। दोनों में देखिए खास बात यह है कि मुथूट फाइनेंस जो लाल वाला है, इसने ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं थी पास्ट में, बट वैल्यूएशंस वाइज और जो इनकी बुक साइज है उसके हिसाब से, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स है उसके हिसाब से ये स्टॉक सस्ता है। और देखिए पूरा आउट परफॉर्म कर रहा है। सारे एनबीएफसी जब टूट रहे हैं, और इस कटान का देखिए एक तरीके से हीरो है। शुरुआत में ये 409-10 रुपए से शुरू हुआ था, और मैं आपके चैनल पे था उस दिन भी रेकमेंड किया था। और नीले वाले के बारे में तो मैं हमेशा से मैं कह ही रहा हूँ कि वो स्टॉक तो बहुत जोर से चल रहा है। वो 800 850 के लेवल से बात हो रही है अनिल जी, इसी शो में मुझे याद है। और अभी भी ऐसा लगता है कि जो उनका मुथूट जो माइक्रो फाइनेंस का जो कारोबार है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और वहां पे 5000 करोड़ तक की वैल्यूएशन आ रही है, और ये कंपनी 1700 करोड़ में अवेलेबल है। तो खास बात यह है कि मुथूट लाल वाला जो है वो भी अच्छा भाई है, और मुथूट कैपिटल ये नीला वाला ये भी बहुत अच्छा भाई है। दोनों को ही लेके काम करना चाहिए। कुणाल जी की हालत तो ऐसी है, लाल वाला नीला वाला मुथूट में जैसे कि हिंदी फिल्मों में है ना, दो जुड़वा भाई घूम जाते हैं मेले में और उनको ढूंढ के लाना मुश्किल काम है। वैसा हो रहा है राम और श्याम। हाँ, राम और श्याम लगवा दीजिए अनिल जी, लाल नीले के चक्कर। सील लगवा दे। कौन से नंबर, टारगेट नंबर 1 और 2? टारगेट नंबर 2 पर लगाइए सील। मुथूट फाइनेंस 462 हो चुका है। बहुत बहुत अच्छा। एक बड़ी खबर आने वाली है। अच्छा, ओके, बड़ी खबर आने की तैयारी है, तो बस उसके लिए आप तैयार रहिए। खबर आने की तैयारी है। एक्सक्लूसिव खबर भी है, बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है जो थोड़ी देर में आपके सामने हम साझा करेंगे। एक सिमी जी से सवाल लिया जाए एमसीएक्स पर। सिमी जी, ये स्टॉक आज 4% मजबूत है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बढ़ा क्या घटा ही है एक्चुअली। तो हम कल भी राय दे रहे थे खरीदना चाहिए, आज सुबह भी जिक्र किया इसका। अब दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए 812-13 रुपए के आसपास? देखिए अनिल जी, चार्ट उतना बेहतर नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर कोई आज का मजबूती में कोई खरीदा है सुबह से, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना ही बेहतर है। स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है कि कल ये वापस से निचले स्तर दिखा सकता है, प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ सकता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में जाके सस्टेन करने वाला है। तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट एक बार बुक करना बनता है इसमें। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुक किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये शेयर थोड़ा थका भी है। अनाउंसमेंट तो हो ही गई है खैर इस शेयर पे। तो इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी हैं जिनमें आज थोड़ी गिरावट आई। आज गोदरेज कंज्यूमर सीपी के अंदर ज़्यादा गिरावट है, 4.5% और डे लो पे है। किरण जी, ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है या फिर ये शेयर ठीक ठाक चले हुए थे इसलिए इनमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है? नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन है। 860 का लेवल था जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट था डिम्पी जी, वो उसने क्रैक किया। उसके वही टेस्ट थोड़ा सा ऊपर गया, पर क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर नहीं गया, और वापस एक बार आज इससे नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज तो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी स्ट्रांग है, तो कुल मिला के एक स्ट्रांग सेल बन रहा है। 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशंस, वॉल्यूम स्ट्रांग, तो कुल मिला के मेरा मानना है कि आते दिनों में आपको ये करीबन 785 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। तो काफी डाउनसाइड ओपन अप हो रही है करंट लेवल्स पे। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर 5% और डे लो पे गोदरेज सीपी जुगाड़ सीपी। अच्छा, एक्सक्लूसिव खबर की तैयारी कर ली जाए। बिल्कुल, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में है। बस हम थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं कि क्या एक्सक्लूसिव खबर है, इससे क्या किस शेयर पर बड़ा असर पड़ सकता है, ये भी हम आपको बताने की तैयारी कर रहे हैं।
बस ठीक है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त की बड़ी खबर आने की तैयारी। इस बीच बाजार दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार दिन के लो पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं 11,242 के आसपास इस वक्त ट्रेड होता है 35। 3 दिन से तो एक्चुअली हो ही रहा है कि लास्ट का 1 घंटा इन्होंने सिर्फ बिकवाली के लिए रख दिया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ बिकवाली होती है मार्केट के अंदर। सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार का दिन है। ये लास्ट का 1 घंटा मार्केट पूरी तरह से अपने सारे गेन को धो डालता है, जिसमें तो ऐसा हाल है कि 4 आज बढ़ने वाली कंपनियों में सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बीपीसीएल, गेल, कोल इंडिया और ओएनजीसी और इवन 5वीं एचपीसीएल। टॉप 5 गेनर सरकारी कंपनियां, उसके बावजूद ये हाल। ठीक है, लेकिन इस बीच ओएनजीसी पे आ जाते हैं। 177.78 तक तो आ ही गया। क्या 180 के इस पर हर्डल को पार करेगा? किरण जी जरा इसका चेक कीजिए डाटा को। ये 171 अच्छी बाय है, 180 अच्छी सेल है। बिल्कुल ठीक है ना? अभी 180 पार तो नहीं कर रहा ना जल्दबाजी में ये? नहीं, ऐसा लग तो नहीं रहा, पर आज का जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है, तो हमें अगर लॉन्ग पोजीशन से तो ट्रेल करके चलना चाहिए। 175 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। वो अगर वो ट्रिगर हो जाता है तभी आप लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना चाहिए, पर अगर ये ट्रिगर नहीं होता है तो मेरा मानना है कि इधर से अब हमें अपसाइड देखने में मिल जानी चाहिए। बल्कि अगर 180 182 निकल जाता है तो मैं 190 की बात करूंगा, तो 190 के टारगेट भी देखने में मिल सकते हैं। सिमी, एक कैश का शेयर है दीपक नाइट्रेट। आज धीरे धीरे करके इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ अपनी जगह तो बना ली है। अगर आज किसी के पास नहीं आया या नहीं आ रहा है तो क्या कल के लिए इसको लेके जाएं? दीपक नाइट्रेट स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि कल के लिए भी रखा जा सकता है। जी बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट 277 के ऊपर का क्लोजिंग पर ही कंफर्म्ड हो जाएगा। अभी 282 के आसपास है। मुझे लगता है कि जिन्होंने आज एंट्री लिया है उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। टारगेट 290 तक आ सकता है। अगर करंट लेवल पर कोई खरीद रहा है तो 277 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और 290 के लिए कल तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 290 यानी कि कल के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। सौदे आज के खड़े हैं तो खड़े रहे। 277 का एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन है जो आप बाहर देख पा रहे हैं, एकदम से उठी हुई है। ये वही 277 वाला लेवल ही है जिसको इसने पार करके अभी 283 ऑलमोस्ट डे हाई पे आके कामकाज करते हुए दिख रहा है। आज ऑटो एंसिलरीज के सिलेक्टिव शेयर ऊपर है। मदरसन सुमी के अंदर कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। कुणाल जी जरा मदरसन सुमी के चार्ट देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए डिम्पी, मदरसन सुमी मौजूदा स्तरों पर एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और उसी वजह से इसमें एक बाउंस आता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट 285 के रीजन में है और आज का भाव 292 है। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है बाजार को और उसी वजह से ये बाउंस है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा रीड नहीं करूंगा इस बाउंस में, जब तक कि देखिए 300 के ऊपर ना निकल जाए, मदरसन सुमी को आपको बड़ी स्ट्रेंथ ना दिखाए, तब तक इन स्तरों पर बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर उतना दमदार नहीं है। तो मेरी राय में 300 के ऊपर जाने पर ही इसमें फ्रेश खरीद के बारे में सोचना चाहिए। 300 निकल लेने, अभी तो खरीदारी करे ना, और करे भी क्योंकि जो बाजार धीरे धीरे नीचे सरक ही रहे हैं। निफ्टी 30 अंक नीचे दिन के लो पॉइंट पर है। बैंक निफ्टी अब 80 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स ने मार दी है सेंचुरी, लेकिन वो नीचे की तरफ, उल्टी तरफ। तो आप समझ ही सकते हैं फिर मामला तो ढीला ही है, बिल्कुल खराबी है। और ऐसे में स्टॉक्स, लेकिन एक चीज है, आज स्टॉक्स में उतना पैनिक नहीं है जितना एक्सचेंज में। अब एक जगह जो पैनिक दिख रहा है वो है अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर, आर इंफ्रा, आरकॉम, आर कैपिटल। ये तीनों के तीनों शेयर सबसे बड़े टॉप लूजर हैं आज बाजार में। जैन साहब, इसकी वजह क्या है और क्या इन्हें बेच के निकल जाना चाहिए? देखिए, बेच के तो नहीं निकलना चाहिए सारों को। देखिए, आर पावर देखिए, मैंने पहले भी रेकमेंड किया था कि ये 30-32 रुपये आता है तो वैल्यू तो है वहाँ पे। कुछ रिलायंस इंफ्रा में इन्होंने डेट्स कम किया। रिलायंस कैपिटल सर्टेनली एक वो एएमसी वाली न्यूज़ भी है नेगेटिव, उसकी वजह से भी है। बट फिर भी एक नई जो चीज़ आई है वो रियल एस्टेट में एंट्री की, वो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट लाइक नहीं कर रहा। देखिए, एक ऑलरेडी जो रिस्की सेक्टर है और वहाँ पे अनिल अंबानी जी ने जो ऐलान किया है कि आरकॉम टेलीकॉम को तो एग्जिट कर रहा है और ओवरऑल ये ग्रुप जो है वो रियल एस्टेट को एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है, उसको और पढ़ना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए अभी इस ग्रुप में कोई भी कॉल लेने के पहले। बट रिलायंस कैपिटल में मुझे वैल्यू दिखती है। इसके अलावा 1-2 शेयर और हैं जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसमें आरईसी है, 2-2.5% ऊपर है। सिमी, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो आरईसी का शेयर ठीक है। ट्रेडिंग के मौके 2-4-5% के तो रोज मिल ही जाते हैं, वो तो किसी ना किसी समय देख के समझ के हम कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आरईसी इस भाव पे ठीक है कि नहीं है?
डिम्पी, चार्ट में जो भी रिकवरी का सिग्नल था वो अभी कुछ हद तक नेगेटिव हो गया है। मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, जिसमें 100 का रेंज होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टॉक अगर 100 के ऊपर मेंटेन करता है तो जो भी पोजीशन आप लिए हैं उसको कैरी करने का सोचिए। अगर 100 के नीचे चला जाएगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फ्रेश वीकनेस आ जाएगा, तब ये स्टॉक वापस से 90-95 के रेंज पर जा सकता है। फिलहाल जिन्होंने लिया है और अभी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, 120-25 का टारगेट लगा के बैठा है, उन लोगों के लिए मेरा सलाह यही होगा, 100 के नीचे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और अगर ये स्टॉक 100 का लेवल नहीं तोड़ता है तो 120-25 का रेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस बीच दो चीज़ें भी आपकी वेट कर रही हैं। पहला तो एक एक्सक्लूसिव खबर जो थोड़ी देर में हम आपके सामने रखने वाले हैं, ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर और एक बड़ी खबर होगी जिसका इम्पैक्ट छूटेगा मार्केट पे। और साथ ही साथ रणनीति, निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति थोड़ी देर में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दो चीज और इंतजार कर रही है, खाली यही तो दो थोड़ी एक्सक्लूसिव खबर और रणनीति, दो और है। एक तो कुणाल जी की BTST की कॉल, हाँ, दूसरा ब्रेकआउट आया और दूसरा ब्रेकआउट है। यस, बहुत लोगों ने कल देखा नहीं, जरा दिखाइए ब्रेकआउट कैसे आता है जरा एक बार। सर ब्रेकआउट चार्ज तो होना चाहिए ना आदमी ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट आया वाला, वो अभी डिम्पी जी का ब्रेकआउट आने की तैयारी में है थोड़ी देर। हाँ, ये वाला सर तो बराबर सांड पर सवार अरे सांड पर सवार, वाह सर, शुद्ध हिंदी है तो हरे सांड पर सवार। चलिए, बहुत लोगों ने कल वो ब्रेकआउट आया का हिंदी ट्विटर पे डाला है सबके। ब्रेकआउट का हिंदी डाला है जो सुबह एक कठिन प्रश्न कल जो कुणाल जी ने आपसे पूछा था। हाँ, उसमें बहुत सारे, पहली बार मैंने देखा है कि आप किसी ऐसे प्रश्न, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका आपके पास उत्तर हाँ, ये नहीं। बात तो सही, उसका उत्तर नहीं था। ये तो मैं ईमानदारी से क्या मानता तय हूं। किया है जी? ब्रेकआउट को क्या अनुवाद करेंगे? सर उससे हिंदी में तोड़-फोड़ नहीं, मारकाट, तोड़-फोड़ सौदा तोड़-फोड़ सौदा। ब्रेकआउट है, तोड़-फोड़ सौदा। मतलब या तो भाई ब्रेकआउट तो दोनों तरफ आएगा ना, या तो ऊपर ब्रेकआउट नीचे ब्रेकडाउन, दोनों ही कवर करेंगे ना आप, तेजी मंदी वाले। तो तोड़-फोड़ सौदा जिधर भी होगा बड़ा होगा। तो डिम्पी उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बजाइए बिगुल। अच्छा सिमी जी, आपका भी BTST कॉल आया तो जरा बता देना, इशारा कर देना, नहीं तो पता चला कि एक सारे के सारे BTST कॉल्स ये कुणाल जी और बंसल जी ने दे दिए, और किरण जी तो खैर आजकल दिल्ली आते जाते रहते, उन्हें सब पता है। आप रह ना जाए पीछे, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ। पहले अभी बिगुल बजाकर चलते हैं कुणाल जी के पास। बताइए सर, क्या आया? अनिल जी, बेचने का ट्रेड है, यानी कि सेल करना है। सेल करना है अरविंद मिल्स लिमिटेड, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है। वजह है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके डेली चार्ट पर विकसित हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन अभी अभी आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है काफी वीक हैंड लॉन्ग पोजीशंस यहां पर आउटस्टैंडिंग है, और उनके एग्जिट से ही ये काउंटर काफी नीचे जा सकता है। 376 रुपए का पहला टारगेट है, 372 रुपए का दूसरा टारगेट है, और 385 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। सभी लेवल्स फ्यूचर्स के। ठीक है, सभी लेवल्स यहाँ पे फ्यूचर्स के। तो ये एक और सौदा अरविंद जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। खैर आगे बढ़ें, कुछ और ट्रेड भी समझ लेते हैं जहाँ पे अभी हल्की फुल्की बाइंग भी है। कंटेनर कॉर्पोरेशन कम से कम क्या भाव से बुरा नहीं है, क्योंकि हर गिरावट में रुकता है, चलते समय अच्छी पार्टिसिपेशन भी देता है। किरण जी, जरा आपकी रिकमेंडेशन कंटेनर कॉर्पोरेशन पे, ये ट्रेडर के लिए है या फिर इन्वेस्टर के लिए है अभी? नहीं, एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए ये, ट्रेडर के लिए कुछ नहीं है। स्टॉक में सपोर्ट के नजदीक है, 605-610 एक अच्छी सपोर्ट रेंज है, उसको सब अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड काउंटर है, स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं इसमें। तो अगर इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो बाय करके चलना चाहिए। अगले 10-15 दिनों में एक बार तो 640-650 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो एक खैर इसमें इन्वेस्टर्स को ही ध्यान रखना है, ट्रेडर्स के लिए तो खैर बड़े मूव नहीं है। उसके लिए तो कई शेयर हम आपको BTST STBT के जरिए बता ही रहे, उस पर आप जरूर ध्यान रखें। लेकिन अब क्योंकि 2:30 बजने को है और हमने आपके साथ वादा किया था कि 2:30 बजे ही सीधा रणनीति आपके सामने रखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब उसका बिगुल और वो रणनीति। मॉनसून तो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इस रणनीति के साथ लगा हुआ जो आवाज है वो वही अभी भी गड़गड़ाहट वाली है। तो इसी गड़गड़ाहट वाली आवाज में निफ्टी में करना क्या है? इंतजार, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। कब होगी तेजी पता नहीं, लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो अच्छे तो नहीं है डिम्पी। अब सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या है बाजार में? बाजार किसी भी अच्छी खबर पर रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। और देखिए, पूरा करेंसी के धुन पर
डांस कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करेंसी गिरी तो हम रुपया मजबूत हुआ तो थोड़ा मजबूत, अब रुपया ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ, अभी हेयर है निशान में, उसके बावजूद हमारे में रिकवरी आ नहीं रही, क्योंकि साथ में कच्चे तेल को भी देखना है, एक आंख से रुपया एक आंख से कच्चा तेल, वैसा हाल हो गया है। तो अब मुश्किल तो है, मुश्किल एक और है, मुश्किल और वो बड़ी मुश्किल है कि कितने शेयरों की मुश्किल है मालूम? 1 करोड़ शेयरों की। बड़ी लग रही है? हाँ बिल्कुल बड़ी लग रही और है। वो 1 करोड़ शेयर कौन क्या भाव के हैं? वो 11,400 के भाव का होगा। ये तो बड़ी मुश्किल है। हाँ तो निफ्टी पर 1 करोड़ शेयरों की जो पोजीशन बनी हुई है पुट में, पुट राइटिंग जिन लोगों ने की हुई है वो बड़े तकलीफ में अभी, जिसने 11,500, 11,400, 11,300 तीनों लेवल पे पुट बेचे हैं। टोटल मिला के ये 1 करोड़ से ज़्यादा की पोजीशन है। ये तीनों पोजीशन स्ट्राइक प्राइस के पुट राइटर्स नुकसान में अभी, और अच्छे खासे नुकसान में। इवन 11,300 वाला पुट राइटर भी 70 पॉइंट नीचे है, राइट। तो ये अब बाजार को बढ़ने नहीं देंगे, जैसे ही बढ़ेगा इनका सेलिंग प्रेशर आएगा। आज क्लासिकल केस हो गया, 11,400 छोड़ो, आपको 11,300 ही ढंग से ऊपर नहीं रह पाया आप, है ना। आखिरी उम्मीद है अब 11,200 की, जहां पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और वो हाईएस्ट भी है। और अगर ये टूट गया तो फिर 11,000 की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो अब आज के लिए अब आप चाहें तो क्या 25 पॉइंट के लिए और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि 11,200 पे रुकना तो चाहिए, और बात करते करते 15 पॉइंट और नीचे आ गया, ठीक है। तो अब छोड़ दें, अब शॉर्ट करने के लिए तो बनता नहीं है, लॉन्ग करने के लिए हिम्मत है नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए अभी। तो इंतजार, और खास तौर से तब जब कल छुट्टी का माहौल है। तो अभी निफ्टी पर ट्रेड तो नहीं बनता। शॉर्ट करने में आपको ज़्यादा जूस बचा नहीं है, लॉन्ग करने में आपकी हिम्मत होनी नहीं चाहिए जिस तरह के डेटा है। और बाकी आप एक बार देख लें यूरोप वगैरह में क्या एक्शन है, अमेरिका में क्या है, वो नजर डाल दीजिए। ठीक है, एक बार वो भी देख लेते हैं कि यूरोप में इस समय की सिचुएशन क्या है, दाव फ्यूचर्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं। करेंसी का रूट तो आपने देख लिया, हालांकि फ्यूचर्स फ्लैट हैं, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी बाजार अपनी करेंसी की धुन में बिल्कुल नाश्ता हुआ, और जैसे जैसे वीकनेस आती है क्रूड और करेंसी दोनों बाजार को बिल्कुल ऊपर नहीं आने देने हैं। और ये आपके सामने यूरोपीय बाजार, ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नफा नुकसान इन दोनों के अंदर नहीं है। लेकिन जी एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, मार्केट के अंदर 100 पॉइंट की गिरावट आ रही है, लेकिन रिकवरी 50 पॉइंट की भी नहीं होती है, ऐसा क्यों? आप पानी की तरह देखिए, परसों ही थे, कल ही थे इनफैक्ट 11,400 कल हमने देखा, कल 300 तोड़ा, आज 200 के पास आ गए। ये 100 पॉइंट की गिरावट है मार्केट के अंदर। रिकवरी के नाम पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे भी ऐसा क्यों नहीं है कि 50 पॉइंट या 60 पॉइंट की रिकवरी क्यों नहीं आ पा रही है? सवाल बहुत सही है आपका, और इसका जवाब है नहीं। और जवाब इसलिए नहीं है कि लोगों को भरोसा नहीं है। किस चीज़ का भरोसा नहीं है? करेंसी का। कि क्या अभी आप किसी को भी पूछो, अच्छा मैं एक मिनट पूछ लो, कुणाल जी रुपए का बॉटम बन गया? नहीं। बंसल जी बन गया? नहीं है, नहीं। जैन साहब रुपए का बॉटम बन गया? नहीं, ऐसा लगता नहीं है अनिल जी। देखिए सिमी जी, अभी कहना सिमी- मुश्किल है, जिस तरीके का क्रूड ऑयल चल रहा है। और सीवी जी? जी बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है कि अभी भी रिस्की है। और किरण जी? सेम ओपिनियन। जो चार्ट पैटर्न है वो अभी भी ऐसे ही है। थोड़ा सा जो एक वन वे मूव आया था उसका थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, पर बॉटम तो नहीं बन गया। जवाब मिला? अब इसमें एक ही चीज है कि सारे लोग मान रहे नहीं बना, इसलिए बन भी सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बन रहा ना। वो जब बनेगा उसके बाद बाजार रिएक्शन देगा, और वो बनेगा कैसे वो भी बता दूं आपको। रुपए का बॉटम हम सबके अनुमान से नहीं बनेगा। रुपए का बॉटम तभी बनेगा जब सरकार कुछ ऐसा ऐलान करेगी जिससे कि करेंसी मार्केट को सपोर्ट मिल सके, जिससे कि कोई ऐसी चीज हो जिससे हिंदुस्तान में डॉलर आ सके, या हिंदुस्तान के बाहर डॉलर जाना कम हो, या फिर करेंसी मार्केट में जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, या जो ये मानकर चले कि कमजोर है और मारो, उन पे किसी तरह की लगाम लगे। ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी डिम्पी, तब तक रुपए का बॉटम नहीं बनेगा। इसलिए हमारे 5-6 एक्सपर्ट जो कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं, रुपए का बॉटम नहीं बना। इसलिए जब तक करेंसी का बॉटम बनता हुआ नजर ना आए ना आपको किसी भी रीजन से, तब तक बाजार रुक नहीं पाएंगे। तो ये है। डाउ फ्यूचर्स फटाफट देख लें। हाँ, हालांकि वो फ्लैट ही है, डाउ फ्यूचर्स कोई और खास नैस्डैक फर्क नहीं? फ्यूचर्स कुछ नहीं है, फ्लैट ही है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, बिल्कुल अभी भी फ्लैट ही कामकाज कर रहा है। लेकिन इस बाजार की गिरावट लगातार तो बढ़ अब आप अगर ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है और शॉर्ट में अच्छे पैसे बन रहे तो 11,200 के आसपास हल्की फुल्की शॉर्ट काट लें आप। तेजी तो नहीं करें,
क्योंकि तेजी करने की हिम्मत है नहीं, भले परसों गैप से मिल भी जाए। कल जिस तरह का कॉन्फिडेंस था कि आखिर में तेजी करके जाइए, आज आपको मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आज आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वो भी बता दूं, कल छुट्टी है, बाजार बंद है मुहर्रम की वजह से, तो 2 दिन के रेस्ट कौन रखेगा? तो ये है इस वक्त, ठीक है ना। ये हो गया आपका निफ्टी। अब ठीक है, बैंक निफ्टी की बारी है, उसमें क्या करना चाहिए? अरे बाप रे, बैंक निफ्टी तो वीकली एक्सपायरी भी है। वैसे बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन में आ रहा है और सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए है 26,200 से 26,300। यहाँ पर ये रुकना चाहिए। और क्यों रुकना चाहिए वो बता दूं, कुल मिलाकर 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 26,200 और 26,300 दोनों स्ट्राइक प्राइस पर मिलाकर। तो एक्सपायरी के दिन ओवरसोल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड होने के बावजूद मंदी करने वालों का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। लेकिन मुझे लगता है अब ये कहीं न कहीं ऐसे लेवल पर आ रहा है जहां पर आपको अपनी शॉर्ट कवर करनी चाहिए। 26,200 26,300 की रेंज में खरीदारी की राय अभी भी बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपरी स्तर पर 26,500 पार होना नामुमकिन सा लगता है आज एक्सपायरी के लिहाज से। तो मेरा ये मानना कहीं न कहीं शायद 26,300 से 26,500 ये रेंज रहनी चाहिए आखिरी 1 घंटे की, या थोड़ी सी बड़ी लूँ तो 26,200 26,500 की रेंज। लेकिन यहाँ भी ट्रेड समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। छोड़ दें क्या फिर इसको? हाँ, बेटर है। ठीक है, तो ये रणनीति आपके सामने। देखिए बैंक निफ्टी में तो फिलहाल कुछ, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि दोनों को शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट कवरिंग आज अंत में करके जाना चाहिए, थोड़ी शॉर्ट कवर करके जाना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है, शॉर्ट कवर करके जाएं। 1 दिन की छुट्टी भी है, फिर शुक्रवार का दिन मिलेगा, फिर 2 दिन की फिर छुट्टी होगी, तो इसलिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट के जरिए तो फिर एक बार थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बीच निफ्टी बैंक तो सुबह 100 पॉइंट ऊपर था, अब करीब 115 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच एक अहम खबर, जेट एयरवेज की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जेट पर क्या खबर है जानने के लिए जी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव खबर है और स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ी है और वो बता रही है कि इस समय की ये अहम खबर क्या है जिसका इंतजार हमको हो रहा था। स्वाति बताएं, ये क्या खबर है जेट एयरवेज को लेकर? जेट एयरवेज की हालत हमें पता है कि अभी बहुत खराब चल रही है और रुपये की गिरावट की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ रही है। इनफैक्ट पूरे सेक्टर के लिए ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। बट जो हमें सूत्रों ने अभी बताया, आपको याद होगा जेट एयरवेज ने एक टर्न अराउंड प्लान भी ये किया था। लगता है स्वाति का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन मैं खबर आपके सामने रख दूं। तो बहुत गिरावट आ गई है, तो प्रेशर और बनता हुआ। जी स्वाति बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है जी। एयरवेज ने बैंक से लोन लेने की वापस कोशिश की, तो बैंक्स ने अभी लोन देने से बिल्कुल मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि नरेश गोयल जो कि प्रमोटर है, जब तक वो पैसा नहीं उसमें डालेंगे बैंक उसको लोन नहीं अभी देंगे। तो नरेश गोयल जी ओके, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन बता दें आपको खबर क्या है। खबर ये है कि जेट एयरवेज के लिए पैसे की मुश्किलें बढ़ रही है। कैसे मुश्किलें बढ़ रही है? जेट एयरवेज के पास पैसे की कमी है, नकदी की कमी, ये सबको पता है। ऊपर से कच्चा तेल महंगा, रुपया सस्ता, इंपोर्ट बिल एटीएफ के दाम बढ़ा रहा है। अब इन्हें चाहिए पैसा, किससे लेंगे? बैंक से। बैंक ने मना कर दिया, नहीं देंगे, अब और पैसा नहीं देंगे। वो बोल रहे कि या तो आप अपनी स्टेक बेचो या कहीं और से लाओ या इक्विटी जुटाओ, पहले आप पैसे लाओ फिर हम देंगे। अब वही होता है, जब पैसे होते हैं तब तो सब देते हैं, जब नहीं होते तब कोई नहीं देता। तो अब गोयल साहब कह रहे हैं कि नहीं मैं तो स्टेक नहीं बेचूंगा। अरे बेचे क्या, इस भाव में कौन बेचना चाहेगा प्रमोटर, और लेने वाले भी मिलेंगे क्या? तो अब पैसे नहीं आएंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जेट के लिए हो रही है। 8,000 करोड़ से ज्यादा वो कई सारे राज्यों के मंत्रियों को कह रहे हैं भाई कि कुछ आप हमारी मदद कीजिए, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब ये कब होगी, कैसे होगी, ये देखने वाली बात है, लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किल वाली बात है। और बैंक साफ मना कर रहे हैं, हम और कर्ज आपको नहीं देंगे। तो स्वाति ये बताइए कि कर्ज अगर बैंकों से नहीं मिलेगा तो क्या इक्विटी के जरिए कोई विदेशी निवेशकों से ये पैसा जुटा पाएंगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है अनिल जी, क्योंकि कंपनी बहुत ट्राई कर रही है किसी तरह बिना प्रमोटर स्टेक के पैसा जुटा पाए, जो कि मुश्किल फिलहाल लग रहा है। आप देखिए तो अगर अभी करंट एतिहाद एयरवेज उसमें बड़ा निवेशक है, वो फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो और स्टेक बढ़ाएं। जेट एयरवेज भी नहीं चाह रही है कि वो स्टेक को कम करें। तो ये थोड़ा मामला अभी अटका हुआ है। बट उम्मीद है, देखिए अगर प्राइवेट इक्विटी या फाइनेंशियल इन्वेस्टर से कुछ शायद थोड़ी राहत उनको अगर मिल पाए, बट अभी फिलहाल तो जहां तक हमें पता चला है कोई उम्मीद नहीं है रिलीफ की इमीडिएट। बट आपने जैसे बोला, मैं बहुत जल्दी एक क्विक पॉइंट बताऊंगी कि
जेट एयरवेज अपनी तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख रहा है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स को। ये जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें एटीएफ और एयरलाइंस के लिए उन्होंने राहत मांगी है, सब पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री के बिहाफ पे, बट जेट एयरवेज के लिए खास करके 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बोली है कि एटीएफ एक्साइज ड्यूटी एटीएफ पे कम करने को बोला है, यूनिफॉर्म आईजीएसटी 5% का उन्होंने मांगा है, जो अक्रॉस इंपोर्ट पार्ट्स दे देंगे तो बेटर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई में से जीएसटी चालू हुई थी, तो इस साल उसका इम्पैक्ट और नेगेटिव एयरलाइंस पे पड़ेगा। और जेट एयरवेज ने खुद 375 करोड़ रुपीज ऑलरेडी पे किए हैं जुलाई से अभी तक, एक साल जीएसटी के जी, आईजीएसटी का, आईजीएसटी, ओके जी हाँ। और अभी गवर्नमेंट का जहाँ तक प्लान है, अनिल जी, हमने बात की सूत्रों से गवर्नमेंट में भी, तो वो प्लान कर रहे हैं एक एचपीवी बनाने का जापानीज फंडिंग के द्वारा, जिससे एयरलाइन की फाइनेंसिंग हो, जो उनको पैसा जुटाना हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि ईसीबी के नाम से गाइडलाइंस, उसकी थोड़ी रिलैक्सेशन मांगा है गवर्नमेंट एयरलाइंस ने, और गवर्नमेंट भी शायद उम्मीद है कि कुछ हफ्तों में इस पे भी अनाउंसमेंट कुछ दे सकती है, छोटी सी रिलीफ के हिसाब से वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में। अच्छा स्वाति, आपके लिए कुछ काम और बढ़ने वाला है जब आप ऐसी खबर ला रहे हैं ना कि जेट को पैसा मिलने में मुश्किल है, बैंकर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं पहले आप पैसा लो। जरा एक बार अनिल अंबानी ग्रुप को भी टटोल लीजिए आप। जिस तरह की हालत दिख रही है मुझे वहाँ भी आसार ठीक नहीं दिख रहे। रिलायंस इंफ्रा 10% नीचे है, आरकोम 9% नीचे है, रिलायंस कैपिटल 8% नीचे है। जहाँ जहाँ जिन ग्रुप में कर्जों की समस्याएं हैं वो हालत ख़राब दिख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जेट एयरवेज के लिए एक खराब खबर, स्टॉक आज सुबह से दबाव में है। सुबह से नहीं सुबह से, कल से और ये दबाव बनाने का काम किया है बंसल जी ने, आप ही ने किया था ना सर? बिल्कुल दोनों ने मिलकर किया। अच्छा, तभी ज्यादा दबाव है। ओके, तो मैं एक जैन साहब से राय ले लूं। जैन साहब, ये जो दबाव बनाया है कल से बंसल जी और कुणाल जी ने जेट एयरवेज पे, जो क्रैश लैंडिंग करवाई है, इन्होंने कहा कि 255 टूट गया, अब इसको कोई नहीं बचा सकता, ये तो गिरेगा ही गिरेगा। अब क्या किया जाए? 240 में भी खराबी है क्या? नहीं, बिल्कुल खराब है। देखिए, मैं तो इनफैक्ट कुणाल जी और हमने तो एक दिन याद है मुझे 280-85 के लेवल्स थे, वहाँ बेचने की भी राय आई थी, फिर वापस से बोले एक बाउंस बैक भी दे सकता है, 300-305 तक भी गया। कुणाल जी ने उस टाइम पे भी राय दी थी कि चलिए बाइंग करें, और अब वहाँ से वापस से फिर सेल की राय आई थी, फिर 275 के नीचे गया तो भी सेल की राय है, 240 है तो भी सेल की राय है। मैं तो कहूँगा कि अभी भी सेल ही है। इट्स अ क्लियर कट एग्जिट, मेरी तरफ से नो ब्रेनर है। मैं तो दिमाग एकदम नहीं लगाने के लिए कहूँगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, क्योंकि ट्रेडिंग में भी कहीं ना कहीं हाथ जलने के चांसेस रहते हैं इस टाइप के वोलेटाइल स्टॉक में। बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ और कोई बहुत ही होशियार ट्रेडर हो तो वो पैसा बना पाएगा इनमें शॉर्ट करके भी, बट अभी शॉर्ट है क्लियर कट। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा इससे दूर ही रहना पड़ेगा, लेकिन इस बीच आप जो नीचे खबर देख पा रहे हैं यही है बाजार का सबसे बड़ा कल्प्रिट, वो है रुपया। दिन के निचले स्तरों पर वापस आ गया, 72-83 का स्तर देखने को मिल रहा है। 72.97 अब तक का रिकॉर्ड था। आज हमने गैप के साथ ऊपर किया था, लेकिन अब ये गैप वापस खत्म हो गया। हालांकि अभी भी हरे निशान में, लेकिन फिर भी डे लो पे है और 17 पैसे की दिक्कत अभी भी इसके साथ चल रही है। खैर, आगे बढ़ रहे हैं। एक BTST कॉल कुणाल जी की ओर आ रही है, जरा वो देखते हैं। बताएं कुणाल जी। एक कमजोर काउंटर जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकडाउन होते हुए चार्ट पे नजर आ रहा है, और वो है IRB इंफ्रा, जिसको मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकडाउन इसमें चार्ट में आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है 163 पहला टारगेट होना चाहिए और 161 दूसरा टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 170 पर रखकर मौजूदा स्तरों पर बिकवाली करें। ठीक है, मौजूदा स्तरों पर बिकवाली करनी। एक बार वापस से स्टॉप लॉस और बता दीजिए। 170 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस है, 163 पहला टारगेट है और 161 दूसरा टारगेट। 161 फ्यूचर्स का और 171 रुपया आप बता रहे हैं। 170 इसका एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। IRB इंफ्रा के फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चलना है। तो ये आपके सामने रणनीति, भाव और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके सामने आ गया। और इस बीच में आपके लिए ब्रेकआउट आने की भी तैयारी होती हुई दिख रही है, और डिम्पी तैयार हो रहे हैं अपनी पिक के साथ। कौन सा स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन? ब्रेकआउट मतलब ऊपर, ब्रेकडाउन मतलब नीचे। सर, उसको तेजी करनी है, कर ही देते हैं शुरू, क्योंकि तुरंत प्रभाव से ही कर लेते हैं। आगे ब्रेकआउट, हाँ, ऑलमोस्ट ही है। मतलब ऐसा ना हो कि वो निकल जाए हाथ से। और ना बिल्कुल नहीं, हाथ से निकलेगा। अभी देखो, ब्रेकआउट वाले में तो आपके पास भी पूरा उतना ही अधिकार है जितना कुणाल जी और बंसल जी के पास है बीच में घुस जाने का। जहां भी लगे
चलिए आइए देखते हैं किस शेयर में आया है ब्रेकआउट। बताइए डिम्पी, आ गया ब्रेकआउट? हाँ सर, ऑलमोस्ट है। और तो एक मिनट पहले ये बताइए, तेजी वाला है मंदी वाला है? तेजी वाला सौदा है। तेजी वाला है? अरे वाह। बिल्कुल इस तरह के मार्केट में भी तेजी दिखा रहा है। वो है गुजरात फ्लोरोकेमिकल। ये जो केमिकल वाली कंपनीज है टिपिकली रुपए की कमजोरी को वैसे भी अच्छा भुनाती हैं, और अभी पॉकेट भी थोड़ा छोटा है। शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप इसका वीकली, मंथली, ईयरली, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट कई बैठे हैं हमारे साथ, तो वो आपको बता भी पाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कि ये शेयर अच्छा मूव देगा। अभी इसने 670 की रेंज को पार कर रहा है। ये रेंज आज पॉइंट के हिसाब से 660 655 की बनी रहती है, तो आपको कम से कम 890 की तरफ ये शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा। 855 860 की आज एक रेंज स्टॉप लॉस की है, और आज का टारगेट 890 का है। जो भी होगा वो आज ही होगा। आज ही होगा। अरे वंडरफुल। या तो आज ही स्टॉप लॉस लगेगा या तो आज ही टारगेट लगेगा, क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम ऐसा रहता है, ये बीच में आपको शायद नहीं छोड़ के जाए। ये आज में 890 भी हो सकता है। इस शेयर पे जरूर ध्यान रखा जाए। 855 से 860 है। और सिमी इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने कवर भी किया है। बताइए सिमी जी। जी बिल्कुल, मैं डिम्पी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। डिम्पी आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इतना बढ़िया स्टॉक ढूंढ के लाया है, तारीफ करने लायक है। गुजरात फ्लोरो, मुझे लगता है कि डिम्पी ने जो टारगेट दिया है वो आज भी हासिल हो सकता है। इनफैक्ट मेरा नज़रिया बहुत ही अच्छा है स्टॉक के लिए। चार्ट भी बिल्कुल सटीक है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से बाई किया जा सकता है, और यहाँ पे टारगेट जो बैठ रहा है 890 का जो मिनिमम टारगेट वो शॉर्ट टर्म का लग रहा है, और अगर बड़ा टारगेट दे तो 920 940 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों पैरामीटर से ये स्टॉक बाई सिग्नल ही दे रहा है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारे पैरामीटर पर बाय सिग्नल है। ब्रेकआउट ऐसे थोड़ी आता है। 862 मेरे ख्याल से था, 860-62 की रेंज में जब आपने रिकमेंड किया। 875 अभी चल रहा है। 890 का टारगेट आपने दिया है, और स्टॉप लॉस अब रिवाइज करके सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट का कर लें। हाँ बिल्कुल, अपनी अपनी कॉस्ट हो सकती है। सिंपल, पैसा बने न बने नुकसान न करे। देखिए बहुत सही वक्त पे आपकी एंट्री हुई है, और इस एंट्री को जाया ना करें। और आप खराब बाजार में स्टॉक भाग रहा है, आप अपना स्टॉप लॉस स्वयं डिसाइड कर लें, क्योंकि डे हाई पर है। ऑलमोस्ट नहीं है, 100% डे हाई पर है। बिल्कुल, तो डे हाई पर है, जिसका जहां पेट भर जाए वहां से बाहर आ जाए बस। 880 880 तक तो आएगी। 890 का टारगेट है, तो 10-15 रुपए तो ऑलरेडी आपके जी आपने अगर डिम्पी जी को 2 टारगेट की दिए होते तो पहला टारगेट शायद 880 होता। पहला नहीं, वो तो डिम्पी जी को, आपको तो 4 लग जाते इतनी देर में। आपके तो 4-5 टारगेट आ जाते हैं। शेयर होता है, हमारा वायदा बाजार का शेयर होता है, उसको चलने में समय लगता है। अच्छा ऐसा है? नहीं अनिल जी, आप देखिए IRB इंफ्रा, तो आप कैश का तो हमने मना थोड़ी किया आपको। नहीं कैश में काम थोड़ी ना होता है इतना, मतलब कि BTST का नजरिया थोड़ी ना रहता। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। लेकिन जो भी है, अच्छा एक और स्टॉक जो बड़ा तेज हो, माय गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। DCM श्रीराम आज भी डे हाई पे 6% ऊपर है। माय गॉड, किरण जी क्या करना है इसमें? ये तो जो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा भाग रहा है एक्चुअली। भले अभी हम थोड़ी बहुत क्रेडिट और ले लेंगे, हमने बताया था, लेकिन सही ईमानदारी की बात तो हमने 445 तक का ही बताया था। उसके ऊपर का जो भाग रहा है, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं। बताइए क्या करना है? नहीं होल्ड करके ही चलना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, और डिलीवरी मार्किंग भी अच्छी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि ये टारगेट आपको यानी शुक्रवार को करीबन 466 के देखने को मिल जाने चाहिए। वहां पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। DCM श्रीराम ऐसा एक शेयर बिल्कुल इसकी जैसी स्ट्रेटजी वाला था, और थोड़ा सा पीछे चलता है उसके। वो है NRB बेयरिंग नहीं है, वो है एक नाम भूल गया एक्चुअली मैं शेयर का। DCM श्रीराम के पीछे EID पेरी है। EID पेरी, यस, EID पेरी। इसमें क्या पिछले 2-3 दिनों में शायद सबसे ज्यादा रिकमेंडेड अगर वही शेयर कोई स्टॉक है सारे चैनलों पर मिलाकर, तो मेरे ख्याल से ये 2 ही हैं, DCM श्रीराम और EID पेरी, जिसकी शुरुआत हमने सोमवार को की थी। है ना, सोमवार को की थी। उसका अगर आप किसी का कायदे से नाम ले लें तो उसमें इस तरह की तेजी आ जाती है। कुणाल जी थोड़ा मैं यही चाह रहा था, इसी और इशारा कर रहा था। बिल्कुल, सबसे बड़ी तेजी तो आप समझ गए अब कहाँ बनने वाली है। लेकिन जैन साहब दोनों पर राय दीजिए, DCM श्रीराम और EID पेरी। बिल्कुल अनिल जी, मैं तो कल भी शायद बात हुई थी, और ये दोनों पे बात हुई थी। इनफैक्ट DCM श्रीराम और EID पेरी बेहतरीन लग रहा है, और ये तो चल ही रहा है। और
डीसीएम श्रीराम के देखिए वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है इन लेवल्स पे भी, और ऊपर देखिए ये हाइज भी बनाया हुआ है 650 तक का, तो ऐसा लगता है कि अभी सफ़र जारी रहेगा, ये ऐसा ही दौड़ जारी रहेगा। इतने ख़राब मार्केट में भी अगर ऐसे आउट परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, बढ़िया बिजनेसेस हैं, पुरानी कंपनी है और पुरानी कंपनियों में बहुत वैल्यूज़ होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करके रखें, अभी और चलना चाहिए। दूसरा EID पैरी की बात कही थी तो वो भी बेहतरीन है, और जो आपने उस दिन बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स भी बताए थे EID पैरी जब रेकमेंड किया था आपने, और उसमें ये एक चीज़ और थी कि इस पर्टिकुलर कंपनी की दूसरी कंपनियों में जो स्टेक है कोरोमंडल इंटरनेशनल और सब में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। शुगर स्टॉक्स थोड़े करेक्शन मोड में हैं, इसीलिए थोड़ा सा शायद अभी करेक्ट किया है, बट ओवरऑल जिस तरीके के वैल्यूएशन पे है, जिस तरीके के पेडिग्री है, ये स्टॉक थोड़ा सा अछूता है उन पर्टिकुलर चीज़ों से, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। इट्स अ गुड फंडामेंटल स्टॉक। ठीक है, अच्छे फंडामेंटल वाला शेयर यही आपको रखना है, इसी तरह के मार्केट में यही तो चाहिए। और ये आपको रिकमेंडेशन तो खैर कई बार हम पहले सेक्टोरल भी कर चुके हैं। जब कुछ दिन पहले जब बाजार की गिरावट शुरू हुई थी 11,800 से, तब कहा था कि पेपर शेयर इस बाजार के बिल्कुल उलट एक साइक्लिकली चेंज करते हुए अपना वो चलेंगे जरूर, आज भी चल रहे हैं। और पूजा हमको बताने वाली है कि वजह क्या है, ये तेजी आखिरकार देखने को मिल रही है पेपर शेयरों में, जरा वो हमको समझा रही है। बताएं पूजा आप। जी, एक नहीं काफ़ी सारी वजह हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार इन पेपर शेयरों में तेज़ी का जो दौर है वो बना हुआ है। कुछ खबरें भी आ रही हैं इस इंडस्ट्री को लेकर। पहला तो फैक्टर यही है कि चीन में पर्यावरण मुद्दों के कारण पेपर उत्पादन में वहाँ पर कमी आई है, और इस कमी के चलते जो अच्छे बेहतर वैल्यू वाले शेयर्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अच्छा उछाल इस खबर की वजह से देखने को मिल रहा है। कुछ और फैक्टर्स की बात करें तो प्लास्टिक बैन के कारण, और ये हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बैन हुआ है इससे पेपर के जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं खपत जो बढ़ी है उसकी वजह से भी पेपर शेयरों में तेज़ी बनी हुई है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में पेपर की खपत बढ़ी है। इसके अलावा FMCG प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को लेकर पेपर की मांग बढ़ी है, तो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार एक तेज़ी है और सभी तरह के पेपर कीमतें भी 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। और इस वक्त ये जो इन तमाम पेपर शेयर्स के जो वैल्यूएशंस हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर हैं। यही सारे फैक्टर्स नहीं, अगर इनके कर्ज पर भी हम नज़र डालेंगे इन तमाम पेपर शेयरों के, तो वहाँ पर भी कमी देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटल्स भी अगर इन कंपनियों की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2017 में JK पेपर का कर्ज 1427 करोड़ रुपए हुआ करता था, अब वो कम होकर 1048 करोड़ ही रह गया। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट के कर्ज में भी कमी आई है। स्टार पेपर, शेषाशायी, इन सभी के अगर कर्ज के सिचुएशन को भी हम देखेंगे तो वहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। तो ये कुछ 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन पेपर स्टॉक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार 3 से 4 महीने का जो दौर है अच्छी तेज़ी इन तमाम कंपनियों में देखी गई है। ठीक है, काफ़ी सारे वजह और इनके भाव भी आपके सामने ही है कि कहाँ पे खड़े थे शेयर, आज कहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब, जरा इस पे भी आपके रिकमेंडेशन, आपका पसंदीदा शेयर भी जरा बता दीजिएगा पेपर स्टॉक्स में से ही। देखिए, अगर लीडिंग नेम्स में बात करें तो JK पेपर सर्टेनली अच्छा लगता है अभी भी, और वैसे अगर आज मैं मेरे कुछ पैटर्न्स के हिसाब से और कुछ अगर देखता हूं तो ट्रेडिंग बेट के हिसाब से एक रुचिरा पेपर्स संभाव अच्छा लग रहा है। और तीसरा है एशियन ग्रैनिटो। इनफैक्ट इस कंपनी का एक स्टेक है, वो है एक छोटी कंपनी एस्ट्रॉन पेपर, उसमें इस कंपनी की स्टेक है, और मुझे ऐसा लगता है कि एशियन ग्रैनिटो के पास बहुत बढ़िया सैनिटरी वेयर का, टाइल्स का कारोबार भी है, बेहतरीन कंपनी है, और साथ में एस्ट्रॉन पेपर में स्टेक भी है। तो एक पर्टिकुलर डे था, मुझे याद है कि जब दोनों ही सेक्टर बहुत बढ़िया चल रहे थे, और उस दिन हमने हमारे क्लाइंट्स को एशियन ग्रैनिटो रिकमेंड किया था। ये अपने 52 वीक लोज के आसपास चल रहा है, तो इसलिए टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे खोने को एशियन ग्रैनिटो में नहीं है, और 628 तक के ऊपर हाईज दिखाया हुआ है, तो वहाँ से 1/3 के लेवल्स पे है। थोड़ा बहुत रिजल्ट ज़रूर से उतने उम्मीद के मुताबिक नहीं आए थे, बट इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेंचाइज, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, और इनका ब्रांड काफ़ी फेमस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोनों चीज़ इसमें मिलती है आपको। अच्छा, आपके ये ब्रेकआउट वाले शेयर में ब्रेकडाउन भी आता है क्या? हाँ अनिल जी, अगर वो सारी एवरेजेस को तोड़ते तो ब्रेकडाउन भी हो जाता है। अच्छा, आ जाता है। तो मुझे अगर पूछना हो कि किसी में ब्रेकडाउन आया नहीं आया तो कैसे पूछूं, किसको पूछूं? कुणाल जी को पूछ सकते हैं आप, बंसल जी को पूछ सकते हैं। बंसल जी तो बोल देंगे आया, बंसल जी को तो पूछूंगा तो बिना देखे बोल देंगे ब्रेकडाउन आया एक शेयर। आप सिमी जी से पूछ सकते हैं, किरण जी से, मेरे से भी पूछ सकते हैं अगर चाहें तो। पीसी ज्वेलर्स में ब्रेकडाउन आया क्या? जी मैं बताऊं, मैं बहुत बताया था आपको। मैं अभी बोलने लगा था, आप 2 दिन पहले याद कर रहे थे JP सुजलॉन, बस उसी दिन टॉप बना है।
हाँ। अब क्या है कि नया ब्रेकडाउन नहीं आया इसमें कुछ? आ गया अनिल जी, मैं स्टॉप लॉस देख के रुक गया 82 रुपीज, क्योंकि पीसी ज्वेलर में मैं 82 बोलूंगा, आप बोलोगे 4 ₹4 चलेगा, इसमें चलेगा है ना, तो नहीं नहीं एक्सेप्ट। और वैसे भी मैंने आइडेंटिफाई, वहाँ में थोड़ा है ना बायस हो ही जाता हूँ थोड़ा वहाँ पे मुझे थोड़ा लंबा वाला चल जाता है ऐसा। 82 का स्टॉप लॉस कितना गिरेगा? अनिल जी मैंने स्टॉप लॉस देख के रुक गया था। टारगेट 2 मिनट चार्ट खोल लिया अनिल जी, इसमें पहला टारगेट बैठता है 67 रुपीज का। 67? ओह माय गॉड। और ये क्या भाव के नीचे ब्रेक? और अनिल जी ये बताऊं, देखिए जैसे कर हमने लोगों ने, मैंने और कुणाल जी ने जेट एयरवेज को आइडेंटिफाई करा था कि जिसको डिम्पी जी ने बोला था रिस्क के, पंजाबी में समझाया था। अरे हाँ, तो ये भी रिस्क के चल रहा था, और रिस्क के इसने एक नेकलाइन तोड़ी है 78 रुपीज की, वहीं पे चल रहा है। तो थोड़ी देर सस्टेन करेगा, तो जैसे जेट गया है वैसे पीसी ज्वेलर भी जाएगा। सिमी जी ये सही कह रहे हैं क्या बंसल जी? कि उन्होंने जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है। एक ब्रेकडाउन तो दिया है, और दूसरा स्टॉक में ब्रेकडाउन मुझे नज़र में आ रहा है वो है जेट एयरवेज, जिसमें एक ब्रेकडाउन आया है। एटलीस्ट पैटर्न वाइज और डेली चार्ट वाइज भी मुझे लगता है कि करंट लेवल पर जहाँ पे जेट एयरवेज मेंटेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ये काफ़ी खतरनाक जगह है जहाँ पे क्लोज करना बहुत मुश्किल है। और अगर क्लोज हो जाता है इस रेंज से नीचे, मतलब 250 245 इस रेंज से नीचे अगर जेट एयरवेज बंद हो जाएगा, तो फर्दर फॉल अभी भी इसमें देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 20-25 पॉइंट्स डाउनसाइड जेट एयरवेज में अभी भी आ सकता है। जेट एयरवेज में तो गिरावट अभी और बढ़ सकती है, इसमें एक बार ध्यान दिया जाए। आज वैसे मेटल के शेयर्स अमूमन जब इस तरह का मार्केट होता है जिसमें आप इंडियन मार्केट भी टूट रहा हो, ग्लोबल मार्केट भी टूट रहा है, टूटते हैं, लेकिन आज ठीक है। आप देखिए हिंडाल्को, इसके अंदर बनी हुई स्ट्रेंथ, वेदांता, टाटा स्टील, सेल, इस सभी के सभी शेयर बकायदा हरे निशान में है। इसमें से जरा टाटा स्टील के बारे में राय चाहिए होगी। आज अच्छा चला भी था, 620 का ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी है। किरण आपकी राय क्या करें टाटा स्टील में? जिनके पास लॉन्ग है बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। 126 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो एग्रेसिवली बाय करके चलना चाहिए फ्राइडे के लिए। मेरा मानना है कि इधर से ऊपर के रेट और बहुत ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। अगर क्लोज नहीं भी होता है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्राइडे को 626 के लेवल क्रॉस कर ही लेगा। तो अभी लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस 614 का रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। और अगर किसी ने नहीं लिया है तो 626 के ऊपर ही बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। लेकिन इस बीच बंसल जी कुछ कह रहे हैं? मैं अनिल जी 2 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो मेरे इंटरेस्ट की, जिसमें मैंने कल एक सेट पे एक सेल कॉल दिया था C8 पर, वहां पे मेरे पहले टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो वहां पर एक स्टैंपिंग है। और दूसरा, जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आई है डिम्पी अभी, मतलब अनिल जी 60 पॉइंट निफ्टी डाउन था, 30 पॉइंट रह गया। ये कब हुआ अचानक से 30 पॉइंट? वेरी गुड अनिल जी, इसमें स्टार परफॉर्मर रहा है यूनाइटेड ब्रिवरीज, 1291 से 1307 रुपए। अगर आप इंट्राडे ग्राफ दिखाएं कन्हैया जी, तो एकदम वी शेप रैली आई है। तो डिम्पी जी ओवर टू यू। नहीं सर, बिल्कुल ये बात आप सही कह रहे हैं कि इसमें अच्छी बढ़त आई है। बस मेरे को सिर्फ यही पूछना है, पहले एक बार जरा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, जिसकी बेसिस पर ये ज्यादातर शेयर्स आपको हरे निशान में बातें हुए दिख रहे हैं। निफ्टी का स्मार्ट सडन मूव है, और ये बात बिल्कुल उस समय ठीक निकली। 11,200 के आसपास शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट कवरिंग करो। और शॉर्ट कवरिंग का नारा आज बिल्कुल हिट हुआ, और आपके सामने है ये आंकड़े, ये वही बयान कर रहे हैं जो आपके सामने। सब कुछ इसमें है, ये कुंडली है पूरी सर निफ्टी 100%। 26,300 बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे, शॉर्ट काट लेनी चाहिए। 26,300 के आसपास है ज़्यादा, माफ कीजिए 26,200, तो 26,235 का लो बनाया है बिल्कुल, और 26,300 पे फिर से आ गया, और 11,210 का लो बनाया है, और अभी 11,250। लेकिन इंटरेस्टिंग मूव आया है आज इन सभी शेयर्स के साथ जो थोड़े ऑयल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा जैसे कि टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, IOC, ये सब के सब निफ्टी के कंपोनेंट है। इन सब का जो निचले स्तर से जो थोड़ी बाइंग आई है, ये निफ्टी को वापस तेजी लेके आ रही है। तो एक बार आज के लेवल्स क्या क्लोज हो सकते हैं किरण जी निफ्टी के? कहाँ पे आपको ठीक लगेगा आज की निफ्टी की क्लोजिंग, जरा ये भी बताइए आप। नहीं, ठीक तो नहीं लगेगा, पर क्लोजिंग एक्सपेक्ट करते हैं 11,250 11,260 के करीब। जो कुछ गिरावट आनी थी वो आ गई, और जैसे अभी राकेश जी भी कह रहे थे, इधर से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक उछाल देखने को मिल जाना चाहिए। तो 11,250 260 के करीब हमें क्लोजिंग देखने को मिल जानी चाहिए। देखो, एक चीज तो पक्का है डिम्पी, आप जो बोल रहे हो ना खराब क्लोजिंग क्या है, वो मैं बता सकता हूँ। लाल निशान में बंद होना आज खराब क्लोजिंग है।
अगर 11,278 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो अभी खराब भी अलग है, closing वो हो खराब क्लोजिंग है। और 11,250 के नीचे बंद होता है तो वो घटिया क्लोजिंग है। और 11,200 के नीचे बंद होता था एकदम थर्ड क्लास। ये है कैटेगरी होगी। हाँ, ये कैटेगरी है। तो 11,275 के आसपास या आज हल्के हरे निशान में या फ्लैट बंद भी हो जाए ना तो उतनी बुरी नहीं, क्योंकि लगातार 11,275 के आसपास 2 बार हमने क्लोजिंग बेसिस पे उसको होल्ड किया, तीसरी बार भी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 11,250 पिछले हफ्ते का लो था, अगर उसके नीचे क्लोज होंगे तो थोड़ा और खराब हो जाएंगे। और 11,200 जो एक अहम सपोर्ट है निफ्टी का जिसकी हम बात कर रहे थे, 11,210 से आज घुमा भी है, उसके नीचे खराब होगा तो फिर तो अगर आपका शुक्रवार भी गया और अगले हफ्ते का भी भगवान ही मालिक है, ये हाल हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग बेसिस पर और 3 और अगले हफ्ते का भी भगवान ही मालिक है, ये हाल हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग बेसिस पर और 3.15 3.20 पे हम आपको बताएंगे क्लोजिंग के हिसाब से आपको क्या व्यू बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, नीचे के लेवल पर शॉर्ट कवर करने का व्यू ठीक था, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अब जब शॉर्ट करना है आपको बीच बीच में चांस मिले तब करना है, जल्दबाजी ना करना है शॉर्ट करने की, ये ध्यान में रखिएगा। आइए आपको 2 चीज़ें बतानी है, पहला तो बैन से बेनिफिट और दूसरा मीटिंग से पहले ट्रेडिंग, यानी कि कौन से फंड किससे मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं और उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो रजत हमारे साथ हैं। पहले मीटिंग से पहले ट्रेडिंग, ये देखते हैं। रजत जी बताइए किससे मुलाकात हो रही है और क्यों हो रही है? जी अनिल जी, जेपी मॉर्गन का इन्वेस्टर समिट चल रहा है दिल्ली में और उसमें 2 कंपनियां शिरकत करेंगी। सबसे पहले लेमन ट्री मैं आपको बताता हूं, ये पहली कंपनी है क्योंकि 20 सितंबर को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और जिस तरीके का एजेंडा है उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी आई है कि फेस्टिव सीजन में जो होटल्स की मांग बढ़ेगी उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या समझती है, कितने ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, उसका कितना फायदा कंपनी उठा सकती है आने वाले फेस्टिवल सीजन में, इस पर यहाँ पर हो सकता है कि प्रेजेंटेशन में कुछ निकल कर आए। और साथ ही साथ इन्होंने हाल फिलहाल में जो रकम जुटाई थी उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। देखिए, हाल फिलहाल में ये भी खबर थी इस कंपनी को लेकर कि इन्होंने लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है नए होटल्स खोलने के लिए। 60 रूम की प्रॉपर्टी खोली है जिसमें 15 लग्जरी टेंट्स भी खोले गए हैं रणथंभौर राजस्थान के एरिया में। तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा जब 2020 में वो प्रॉपर्टी ऑपरेशनल हो जाएगी। और साथ साथ आंध्र प्रदेश में रेड फॉक्स जो कि इनका एक और होटल है उसमें भी 90 रूम्स की कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही थी। तो उस पे आने वाले समय के लिए क्या मैनेजमेंट समझती है, कितना ग्रोथ रेवेन्यू का वहां से आ सकता है, ये तमाम मुद्दे होंगे जो लेमन ट्री इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जेपी मॉर्गन के सामने हो सकता है पेश करते हुए नजर आए। ठीक है, इसके अलावा कोई और आप चर्चा कहीं और पे बात हो रही है रजत? जी बिल्कुल, डाबर एक और कंपनी, इनफैक्ट यहाँ पर आज भी प्रेजेंटेशन है जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर समिट में और कल भी इनका दिन है डाबर की प्रेजेंटेशन देने का। ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि ग्रामीण ग्रोथ स्टोरी जो कि इंटैक्ट है उसके ऊपर डाबर क्या बयान देता है और आने वाले समय पे उस पर पकड़ कितनी मजबूत करता है, ये तो एक मेन मुद्दा रहेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना जो आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। हालांकि पतंजलि से स्टिफ कंपटीशन कंपनी को मिल रहा है लेकिन फिर भी कंपनी का कहना है कि ये एक मेन रेवेन्यू ड्राइवर डाबर के लिए होता हुआ नजर आएगा। FY19 में मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अभी जो आउटलेट्स हैं उसकी संख्या ये 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल 64 लाख के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकती है कंपनी और साफ तौर पर 28% फिलहाल जो रेवेन्यू है वो ओवरसीज मार्केट से आता है। ये वहां पर भी प्रेजेंस अपने बढ़ाना चाहते हैं, खाड़ी देशों में, सार्क में और अफ्रीकी रीजन्स में। तो उसके ऊपर भी रेवेन्यू कैसे बढ़ाने पर ट्रेजेक्टरी कंपनी कामकाज कर रही है, डाबर इस पर भी प्रेजेंटेशन दे सकती है। ठीक है, तो ये आपके सामने दोनों शेयर्स हैं जिस पर डाबर और लेमन ट्री दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मीटिंग से पहले कुछ एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। जैन साहब, इन दोनों में से आपकी पसंद क्या है या फिर दोनों ही हैं? नहीं, दोनों मैं समहाउ लेमन ट्री के साथ नहीं जाऊंगा। मुझे देखिए होटल स्टॉक्स में थोड़ा सा डर तो लगता है, हालांकि देखिए होटल स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्मर रहे हैं तो कॉन्ट्रारियन बेट लेने में तो कोई बुराई नहीं है। पिछले जैसे पहले फार्मा नहीं चल रहा था और वैसे देखिए पिछले 10 सालों में अगर कोई एक सेक्टर नहीं चला तो वो होटल सेक्टर है, तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू बाइंग की जा सकती है। और वहाँ पे मैं फिर भी जो बड़े होटल्स हैं, EIH एसोसिएटेड, EIH होटल्स, इंडियन होटल्स, एक सिंक्लेयर्स होटल्स मैंने पहले भी रेकमेंड किया, वहाँ पे जाना चाहूँगा। और यहाँ पे अगर आप बात करें डाबर की, डाबर समहाउ देखिए दूसरे जो FMCG कंपनीज है उनके जैसा तो है ही है और साथ में जो आयुर्वेदा जो साथ में लगा है और ये सर्टेनली
बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन चुका है। जो पतंजलि से रिस्क लग रहा था वो कहीं ना कहीं इसके फेवर में आ रहा है। वहाँ पे कई चीज़ें, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो मार्केट शेयर जो गेन कर रही थी बहुत एग्रेसिवली, वो कम हो रहा है। वहाँ पे स्पीड स्लो हुई है और डाबर बहुत एग्रेसिवली अब उसको एक्वायर कर रही है। तो मुझे और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रही है जहाँ पे आयुर्वेदिक वेलनेस की अवेयरनेस और बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि डाबर में तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। एक दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इसी टाइप का ही, वो है मैरिको, और थर्ड आईटीसी तो हमेशा से ही राय दे रहे हैं, आज टूटा हुआ भी है, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी सेफर बेट लिया जा सकता है एफएमसीजी में। ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स हुए जहाँ पे आपको न केवल इनकी मीटिंग के बारे में पता लगा बल्कि इसमें क्या स्ट्रेटजी रखें ये भी आपके सामने बात हो रही है। अब कुछ और बढ़ने वाले शेयर से पहले शायद एक कॉल चार्ट कॉर्नर है, चार्ट कॉर्नर है, तो ठीक है, तो पहले राकेश और कुणाल चार्ट कॉर्नर देखते हैं। बंसल जी शुरू कीजिए, उसके बाद फिर ओवर टू यू। डिम्पी जी, ये भी हमारा स्टॉक है जो सेक्टर के विपरीत चल रहा है और ये बाय कॉल है गिरते बाजार के अंदर। बाय कॉल है टेक महिंद्रा पर 773.50 के अराउंड अनिल जी स्टॉक चल रहा है, जहां अधिकतर छोटे मजोले आईटी काउंटर्स, एनआईटी टैक्स, माइंडट्री, इनके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। टूवर्ड्स क्लोजिंग इसने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाया है बोथ लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पर, और ऐसे स्टॉक्स जो अपने सेक्टर के विपरीत चलते हैं वहां पर अक्सर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और वहां पर सक्सेस रेट भी अच्छा देखने को मिलता है। मेरी राय में टेक महिंद्रा को बाय करें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, इसको पहले भी अनिल जी हम लोगों ने कई बार बाय की राय दी है और देखिए बाजार में जब गिरावट आई तो भी काउंटर नहीं गिरा है, लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल्स टेक महिंद्रा में आते हुए दिख सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर बाय करें। 757 रुपए पर फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखना है, 780 पहला टारगेट और 800 रुपए का दूसरा लक्ष्य होगा। बाय करके चलना है टेक महिंद्रा। ठीक है, तो आपको टेक महिंद्रा बाय करना है। अभी थोड़ी देर पहले माइंडट्री पे एक सेल कॉल थी, टेक महिंद्रा पे एक बाय कॉल है। एक ही सेक्टर की दो कंपनियां, लेकिन दोनों के चार्ट अलग अलग, दोनों के कन्विक्शन अलग अलग और दोनों के दोनों राय अब आपके सामने हैं। रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनके पास एक और खबर भी है, एक और जानकारी भी है एक्चुअली, वो है बैन से बेनिफिट। आइए वही देख लेते हैं। बताएं रजत, कौन से शेयर जा रहे हैं बैन में? जी, पहले तो जो बैन में है वो ऑलरेडी बने रहेंगे। बलरामपुर चीनी और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों की बैन से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी पोजीशंस 80% के बहुत ऊपर हैं। अदानी एंटरप्राइज में लगभग 92% और बलरामपुर चीनी में 98% की पोजीशन खड़ी। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आज आया है, वो है वोखार्ड। आमतौर पर बैन में नहीं आता है ये, लेकिन अभी तक का डेटा बता रहा है कि इसमें 100% से जो लिमिट है, कुल पोजीशन जो बनाने की लिमिट है, वो 100% के ऊपर निकल गई है। और आज भी ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% बढ़ा, स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि वोखार्ड आपको शुक्रवार के सत्र में बैन में दिखाई दे। इसके अलावा BEML ये बिल्कुल डॉट पे है, 95% जो कि लिमिट है उसी पे पोजीशंस खड़ी हैं BEML, और अदानी पार की भी लगभग 95% हो गई है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वोखार्ड की है बैन में आने की। वोखार्ड बैन में आ जाएगा। आज तो नीचे तो है और निकलेगा तो कुछ भी नहीं। ओके, वोखार्ड 2% नीचे है, 10% बढ़ा हुआ ऊपर निकला। अरे जी, इसमें देखने की चीज BEML में है जिसमें टेक्निकली पैटर्न डिस्टॉर्टेड है और ये स्टॉक मुझे लगता है 570 तक, सुबह भी मैं बात कर रहा था 570। हाँ अनिल जी, बंद हो जाएगी कंपनी अनिल जी। अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? नहीं 670 अनिल जी, हाँ, आंकड़ा गलत हो रहा है। नहीं, इसमें अनिल जी कुछ है जिस तरीके से रजत ने कवर नहीं, इसमें कुछ नहीं है। नहीं अनिल जी, इसलिए गिर रहा है। कहीं इसमें कुछ टेक्स सेल वगैरह ना आ रहा हो। ये इतना ओपन इंटरेस्ट बैन में आने, सेल में तो मामला अलग है ना। ये एकमात्र स्टॉक ऐसा है जिसके लिए सरकार ने बोला कि हम इसकी स्ट्रेटेजिक सेल करेंगे। ऐसे ही बेचे तब तो गिरना समझ में आता है। स्ट्रेटेजिक सेल बोलते ही मामला अलग हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद इतना तड़फा दिया है लोगों को, कब बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितना बेचेंगे, कुछ बताते ही नहीं है। जैन साहब क्या करना है, BEML में गिरे जा रहे हैं तो क्या करें अनिल जी, देखिए कहाँ 4 फिगर्स में अच्छा खासा चलता था और इनफैक्ट देखिए काफ़ी गलत पड़े हैं सभी लोग कि जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक सेल की बात चल रही थी और समहाउ देखिए बैलेंस शीट वगैरह बहुत स्ट्रांग है नहीं। इसके साथ जो दूसरा भाई BEL है वो तो अच्छा खासा टूटा हुआ है ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि BEML में अभी दूरी बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर है। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें। अब जिन्होंने ले रखा है
दे हैव टू होल्ड, मुझे और कोई इलाज दिखता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से PSU स्टॉक्स में एक फ्लेवर में नहीं थे और अब आने लगे, और सरकार देखिएगा वापस से सारे PSU स्टॉक्स में 1 by 1 वापस से लगेगी और चीज़ों को बेहतर करने में लगेगी, क्योंकि अब लास्ट ईयर है, एक बार इलेक्शंस के पहले, बाद में देखा जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा सब्र रखें और होल्ड करके रखें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक शेयर है जो ऑटोस की कंपनी में से एक है, टू व्हीलर के, वैसे ज़्यादातर शेयर ठीक है। सिबी जरा TVS मोटर देखिए, इसने अभी अभी 600 के लेवल को पार किया। ये बड़ी जद्दोजहद मेहनत करके 600 के लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग करने की तैयारी कर रहा है। इसके नए भाव, नए टारगेट क्या और स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग होता है डिम्पी, तब तो काफ़ी अच्छा होगा स्टॉक के लिए, क्योंकि डेली चार्ट में भी अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 600 के आसपास जाके ये सस्टेन नहीं करता है, पर अगर आज का क्लोजिंग 600 के ऊपर होता है, इस सेंटिमेंट में भी, ऐसा मार्केट में भी अगर ये 600 के ऊपर बंद कर पाता है, तब तो इस स्टॉक के लिए एक अच्छा सा रैली देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि मिनिमम 20 से 25 रुपया का रैली इसमें देखने को मिल सकता है, पर 600 के ऊपर का क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। 600 के ऊपर बंद होना जरूरी है और बेहद उसके आसपास ही है। और एक और स्टॉक रिलायंस, सुबह आपने बोला था क्या बेचने के लिए? सुनील जी कल बोला था। 1207 रुपए में एक ब्लॉक डील लगी है इसमें 2.5 लाख शेयरों की। अभी क्या भाव है? 1208। क्या टारगेट था बंसल जी? अनिल जी 1205 का मेरा पहला टारगेट वो था, क्या? वो अचीव हो चुका है। दूसरा 1195 का था। तो सील क्यों नहीं लगवाई? भूल गए थे? नहीं, लगवाई है लगवाई। जी, सील पहले की- टारगेट की सील लगी, लग गई क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। एक दो स्टॉक जो मैं यहाँ लिखने भूल गया था, उनकी भी सील लगवा ली है, सेठ की भी सील लगवाई मैंने। अच्छा, जो नहीं बोले उसकी भी लगवा नहीं, दी? नहीं, जो लिख के नहीं लाया मैं, बोले तो नहीं थी सब है। अच्छा, मुझे लगा जो नहीं बोले उसके भी लगा। हाँ, अभी क्या हम तो रिकॉर्ड रखते नहीं, आपने कौन कौन सा बोला? पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जो बोले उसी की लगवाना भाई साहब। नहीं अनिल जी, सेठ बोला था मैंने, वो ठीक बात है। चलिए, तो सीएट तो आपने बोला, सीएट तो मुझे भी याद है, आपने बोला था। वो अनिल जी कुछ ऐसा हुआ कि कल मैं लिख नहीं पाया उसको कागज के ऊपर। हाँ। कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना पेपर में, करेक्ट। तो वो कल लिख नहीं पाया एक्सीडेंटली में। कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाया करो। नहीं, भूला नहीं था अनिल जी। जैसे अपने स्टॉप लॉस वाला भूल जाते ना, ऐसे कभी कभी एक आध सील भूल जाने में हर्ज नहीं है। ओके, अच्छा, टाइटन पे राय लेना चाहता हूँ किरण जी, इसे खरीदना है कि बेचना है? कल की क्लोजिंग से देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो गिरा हुआ है, और नीचे जहाँ खुला वहां से देखेंगे तो आपको लगेगा बढ़ा हुआ है बीचों बीच में। और CLSA की रिपोर्ट के बावजूद उतना खराब नहीं हो रहा जितना बाजार खराब है और जितनी रिपोर्ट खराब है। तो टाइटन में क्या करना है? नहीं, जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, पर फ्रेश बाय नहीं करने की सलाह होगी। इसका कारण यह है कि 800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एक लंबे चार्ट अगर देखते हैं पिछले 1.5 साल का, तो उस पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा है। अगर 800 के नीचे क्लोजिंग होगी तो जो CLSA की रिपोर्ट है वो सही आपको इमीडिएट एक्शन देखने को मिलेगा। पर अगर 800 के नीचे नहीं होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, और मेरा मानना है कि एक बार फिर से 860 870 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो अभी के लिए जिनके पास है 800 के नीचे, आपका स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिलीवरीज के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सब के लिए 800 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमी के एक और शेयर भी है जरा, भारत फोर्ज, आप इसको जरा देखेंगे। भारत फोर्ज में कोई ऐसा सपोर्ट है जो नियर बाय सपोर्ट हो और थोड़ा पुल बैक मिल जाए? क्योंकि आज शेयर की चाल ना ही गिरावट में ना ही बढ़त में, दोनों में नहीं है, बिल्कुल सपाट है। 650 का शेयर है, कोई नियर बाय सपोर्ट है तो एक बार देख सकते हैं पुल बैक के लिए इसको भी। 650 के आसपास का स्टॉक है, और ये एक क्रिटिकल सपोर्ट है, 647 के आसपास सपोर्ट है। अगर वहाँ पे क्लोज देता है 650 के ऊपर, तो एक पुल बैक में 660 666 666 तक जा सकता है। पर चार्ट में उतना दम नहीं है, इसलिए क्लोजिंग बेसिस पर अगर कोई मतलब लॉन्ग पोजीशंस अगर कैरी करके ले जाता है, तो मुझे लगता है कि 645 के नीचे स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और शेयर जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें एक बार NB वेंचर्स को भी देखा जा सकता है। 130 131 के शेयर पे कुणाल जी, जरा एक कैश का शेयर है NB वेंचर्स, जरा इसको भी देखिए आप। देखिए डिम्पी, इसमें एक बेस बन रहा है, 125 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, और खबरें हैं कि प्रोमोटर बाय कर रहे हैं। देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आने पर नहीं खरीद करनी चाहिए। 140 के ऊपर मुझे लगता है NB वेंचर्स बाय करें तो फिर 160-65 तक के लेवल्स आएंगे। 140 के ऊपर मेरी खरीद की राय। ठीक है, एक बार 140 तक तुमको वेट ही करना होगा, उसके बाद ही इसमें कुछ पोजीशंस बनाएंगे। अभी चल रहा है 132 रुपये का NB वेंचर्स, 132 रुपये का अभी तो फिलहाल ये इसी रेट पे चलता हुआ दिख रहा है। इसमें बहुत सारा प्रोमोटर धीमे धीमे 8-10 हजार जितने पैसे हैं उनके पास
थोड़ा 8-10 हज़ार खरीदे जा रहे हैं। नहीं, इंपॉर्टेंट है अनिल जी ये शेयर भी। अच्छा, इसके अलावा एक कंजम्पशन का शेयर और है आज नीलकमल इंडस्ट्रीज के अंदर एकाएक अच्छी मजबूती है इन स्पाइट ऑफ दिस कि क्रूड के अंदर आज बढ़त है, उसके बावजूद भी नीलकमल इंडस्ट्रीज डे हाई पे क्लोज कर रहा है। किरण जी, जरा इसके चार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं है, पर चार्ट काफी अच्छा है। पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, हमने जो करेक्शन देखा है वो सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है और वापस एक बार वो लॉन्ग ट्रेजेक्टरी में चलने की तैयारी हो रही है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अब अगर अभी कोई लॉन्ग क्वेश्चंस लेता है तो 1750 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1828 पे ट्रेड कर रहा है और अगले 15 दिनों का टारगेट करीबन 1900-1920 के देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है नील कमल पर आपके लिए राय। कमल खिला हुआ है अभी तक तो आज। ओके, एक स्टॉक जो अभी ज्यादा गिरा, मतलब गिर तो रहा है सुबह से, लेकिन थोड़ी इसने गिरावट बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाई गिरने की, वो है एस्कॉर्ट्स। अब 5% कमजोर हुआ है, 4% बढ़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट से दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 725 पर फ्यूचर्स में। सिमी जी देखिए इसके चार्ट्स, क्या ट्रेड बनेगा इसमें या अब जाने देर हो गई? एस्कॉर्ट्स, अनिल जी स्टॉक का नाम बताइए। हाँ, एस्कॉर्ट्स से जो आपने बोला वही। देखिए, इसमें एक बड़ा ब्रेकडाउन आज आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड ले रहा है लॉन्ग साइड पर वो बहुत ही कॉन्ट्रेरियन होगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही हो सकता है कि एक पोजीशन लेके चला जाएंगे, पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच मोड में ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट भी अभी भी वीक ही है। जो भी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड था अभी तक तो कुछ आया नहीं है, इसलिए फ्राइडे तक वेट करना ही बेहतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्कॉर्ट्स अगर बहुत अच्छा ओपनिंग देगा तो 730 के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तो फिर दोबारा सोचेंगे बाई करने के लिए 750-55 का टारगेट के लिए। फिलहाल जो क्लोजिंग हो रहा है मुझे उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मैं तो अवॉइड करने के लिए ही कहूँगी, या कोई अगर शॉर्ट कैरी कर रहा है तो शॉर्ट ही कैरी करने के लिए कहूँगी। ठीक है, और कर देते हैं। क्या है, अपोलो हॉस्पिटल भी आज खराब हो गया है, 4% गिरा है और ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। किरण जी, इस पर क्या राय है? अपोलो हॉस्पिटल वीक चार्ट स्ट्रक्चर है और मेरा मानना है कि जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है करीबन 1100 का, वो टूट चुका है। इवेंचुअली ये स्टॉक करीबन 1030-1020 तक आ जाना चाहिए। वो अगले हफ्ते आपको वो लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। अनिल जी, थोड़ी देर बाद पहले हमने टाइटन की बात की, आपने बराबर 815 के करीब छाटा था उसको, अभी 827 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 10 रुपए की मूव यानी काफी बड़ी मूव देखने को मिल रही है और वो भी 5 मिनट में। और उसके बाद आपने नील कमल की बात की, वो भी स्टॉक शायद 10 रुपए वो भी भाग चुका है। अरे सर, कैसे कर लेते हैं आप? टाइटन मैंने तो पूछा और आपके बोलते भाग गया। निफ्टी का स्टॉक को आप ऐसे 10-12 रुपए ऐसे 10-12 मिनट भी नहीं लगे, ऐसे कैसे? किरण जी, कैसे कर लेते हैं आप? अनिल जी, आपको क्रेडिट है, ये मेरे लिए क्रेडिट नहीं है। मेरे आपने ढूंढा था वो स्टॉक। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं थोड़ी ईमानदारी रखता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन थोड़ी, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ पूछा, नीचे से ऊपर आया है तो अच्छा है या ऊपर से नीचे आया तो खराब है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि खराब बाजार में सीएलएसए की रिपोर्ट के बावजूद गिर नहीं रहा, तो वो जरूर पॉजिटिव था। उसके अलावा मैंने कुछ पॉजिटिव बोला नहीं। आपका चार्ट की रीडिंग परफेक्ट है, जिसकी वजह से ये 830 तक पहुंचा है। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया कॉल टाइटन का, मजा आ गया, एकदम शानदार कॉल दिया है। बिल्कुल, एकदम शानदार कॉल है। क्या मेटल्स में से कुछ और पोजीशंस लेके जा सकते हैं क्या? हिंडाल्को हो या फिर सेल हो, इन दोनों शेयरों में से कुणाल जी आप जरा देखेंगे, इन दोनों में से कोई एक या कोई और? देखिए डिम्पी, मुझे टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। आज सवेरे मैंने और बंसल जी ने कॉल भी दी थी और मुझे लगता है टाटा स्टील में आपको अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। तो इन स्तरों पर भी अगर बाय करते हैं, क्योंकि देखिए टॉप से थोड़ा नीचे आ गया है, इन स्तरों पर भी बाय करें तो मुझे लगता है वापस से 650 की ओर ये बढ़ेगा। ठीक है, वापस से थोड़ा बढ़ सकता है शेयर। इसके अलावा जैन साहब, ये आज रिलायंस इंफ्रा, इन्होंने तो काफ़ी कर्ज घटाने के लिए अपने फैसले भी ले रहे हैं ना, ये तो पावर कारोबार भी बेच दिया। अब इनके मैनेजमेंट उस दिन हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रहे थे कि 2 साल में तो हम कोशिश करेंगे हम डेट फ्री जैसी सिचुएशन में भी आ जाएं। आज शेयर 9-9.5% नीचे है, डे लो पे क्लोज कर रहा है। क्या करना है इसमें?
देखिए वैसे भी राय खरीदी की तो थोड़ी सी कमी रहती है इस ग्रुप के स्टॉक्स में, बट फिर भी थोड़ा रिलायंस पावर के लिए थोड़ा ज़रूर से कहने लगा हूँ कि वैल्यू दिखती है वहाँ पे। अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, बहुत ज़्यादा नीचे जाने को नहीं। और अभी शुरुआत में अनिल जी ने भी यही सवाल पूछा था, तब जवाब यही था कि रिलायंस इंफ्रा सर्टेनली देखिए एफर्ट्स तो ले रहा है अपनी डेट्स को कम करने की, बट अगेन ये जो कंपनी के जो दूसरे जो अब जो आ रहे हैं कि टेलीकॉम से निकल के अब ये रियल एस्टेट में घुसने की बात कर रहे हैं, बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट्स वहाँ पे किए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट वापस से डर रहा हो। आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजंस क्या है, बट सर्टेनली देखिए जो डेट्स वाली जो कंपनियां हैं और ऐसे मार्केट में सर्टेनली वहाँ पे बहुत पिटाई होती है, और जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स लिए हुए हैं और जो करेंसी जब टूटती है तो इन टाइप की कंपनियों में बहुत इंपैक्ट पड़ता है, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। सो ओवरऑल जो डेट ओरिएंटेड कंपनीज है जहाँ पे ज़्यादा डेट्स है वहाँ से थोड़ा दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से वही एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जहाँ पे डेट फ्री है, अच्छी ग्रोथ, वैल्यूएशन सस्ते, करेक्टेड भी हो स्टॉक, वैसे ढूंढने की मेहनत तक करनी चाहिए, तभी पैसे बनेंगे इस मार्केट में या फिर पैसे बचेंगे। कम कर्जे वाली कंपनियां लो, वही ठीक है। जहाँ जहाँ कर्ज है वहाँ बड़ी समस्या है भैया आज, और समस्या साफ दिख रही। लेकिन एक और स्टॉक जो आप सब मेटल बात करते हैं, इसको तो कोई देखते ही नहीं बेचारे को, सेल को। स्टील अथॉरिटी 0.2% मजबूत है। सीबीजी इसके चार्ट्स आप देखेंगे या आप भी नहीं देखेंगे? कौन सा चार्ट एक बार बताइए अनिल जी। आप नाम भी नहीं सुन रहे, सेल के लिए पूछा मैंने। सरकारी कंपनी इसका मतलब थोड़ी कोई देखे ही नहीं। सेल हाँ, देखिए सेल के बारे में मैं तो मुझे पूरा मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है। अब हालांकि मार्केट इतना खराब है, कोई भी स्टॉक में बाई देना बहुत मुश्किल है अनिल जी, पर जो भी है सेल में भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से रिकवरी थोड़ा सा आ सकता है। और पूरा स्टील सेक्टर में अगर एक स्टॉक आप चूज़ करने के लिए कहेंगे बाई साइड पर, तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील अभी भी इस मार्केट में भी 620 का रेंज होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। मुझे टाटा स्टील बेहद अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 645-655 का रेंज छूने के लिए तैयार है। तो मुझे एक ही स्टॉक मेटल सेक्टर में स्टील में बेहतर लगता है, वो है टाटा स्टील। मैं उसी को रिकमेंड करूँगी। थोड़ी थोड़ी बाइंग कुछ बैटरी वाले शेयर्स में भी आ रही है। अमर राजा बैटरीज अभी हरे निशान में आया है, ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से आज क्लोज हरे निशान में ही कर जाए। बंसल जी कुछ इंटरेस्टिंग है क्या शेयर में, या छोड़ दें? कल की कल देखिए, मतलब परसों के परसों देखेंगे, कल तो छुट्टी है। देखिए डिम्पी, जिस तरीके का मार्केट हो रखा है ना, एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ कंफर्ट 2 ही स्टॉक्स में है जिनको बाई साइड पे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एक टेक महिंद्रा जिसको अभी मैंने और कुणाल जी ने कवर करा, दूसरा गेल है जो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। एल्स ओवरनाइट कैरी करने के लिए कल की छुट्टी को मद्देनजर रखते हुए मेरा कंफर्ट नहीं है बाइंग करने के लिए बिल्कुल। ठीक है, तो एक काम आप कीजिए, आपने हीरो मोटोकॉर्प एक बार बताया था कि 3200 टूटेगा तो और नीचे आएगा, 3100 तक भी आया, अभी 3150 वापस आ गया। इसमें क्या करना है? ये भी और कितनी गिरावट आएगी या फिर पुल बैक आएगा, वापस 3200 हो जाएगा? ये देखिए डिम्पी, आज ये स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट टेक्निकली कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि यहाँ पर कोई नई तेजी की जाए। और मंदी के लिए डिम्पी अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ना, छोटा स्टॉप लॉस नहीं है मेरे पास, तो मैं हीरो मोटोकॉर्प को एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, एक शेयर और भी है हमारा, तो देखिए काम है, हमको तो शेयर पूछने पड़ेंगे ताकि लोगों के पास हैं उनको पता लग पाए, जो अच्छी चीज़ है उन तक पहुंच पाए और जो बुरी चीज़ उससे दूर रहे। डॉक्टर रेड्डीज, जरा किरण जी आप देखिए, डॉक्टर रेड्डीज ये अगर 2580 के ऊपर है तो इस शेयर को अच्छा माना जाए और 2800 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है? बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। और ये अगर मैं एग्रेसिव हूँगा, ये जब ये करीबन 26-35-36 के ऊपर चलना चालू कर देगा, तब मेरा ब्रेकआउट के लेवल आ जाएंगे। और फिर अगर BTST में रहूंगा तो मैं जरूर इसको रेकमेंड करूंगा। तो 26-36 ये लेवल है, इसके ऊपर एग्रेसिवली बाय करके चलना चाहिए। इसने ये लेवल करीबन 5-6 बार टेस्ट किया है, पर इसके इस लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिलती है। तो बिल्कुल बायस पॉजिटिव है। आज सारे फार्मा स्टॉक्स थोड़े से करेक्टिव नेचर में देखने को मिले थे, पर ये काउंटर है जो कि पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा रहा है। तो ये काउंटर है जहाँ पे हर इन्वेस्टर का नजर रखनी चाहिए। देखो किरण जी, एक बात बताऊं आपको, आप तो एक काम करो, सुनिए मेरी बात, डी लेटर का जो स्टॉक आपको पसंद आया ना, पकड़ के रिकमेंड कर डालो, इंतजार मत करो। डॉक्टर रेड्डी पसंद आ रहा है, डॉक्टर रेड्डी रिकमेंड करो, और कुछ पसंद आ रहा है तो कर दो। अभी आपको मैं पूछा था 448 रुपए में क्या DCM श्रीराम बेच देना चाहिए, आपने तो मना ही कर दिया साफ, बेचने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल ही।
भाव देखो अभी क्या हो गया, 11% ऊपर। 11-12%। ये हो क्या रहा है, इतना भागा है। इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जो डीलेटर वाला प्रश्न है। अच्छा, जिन लोगों ने खरीदा हो उस वक्त आपके बोलने पे, नहीं बेचा हो, अब क्या करना है उनको? नहीं, अभी 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मेरा रेजिस्टेंस लेवल करीबन 470 का ही था और मैंने यही कहा था उन लेवल्स पे थोड़ा सा रेस्ट करेगा। और वर्टिकल रैली हमने 380 से 480 की देखी है, तो मेरा मानना है कि इधर 50% प्रॉफिट बुक करे, 50% को ट्रेल करते हैं। और कुणाल जी, आप भी 3 दिनों से, सोमवार से मेरा साथ दे रहे हो डीसीएम श्रीराम में। अनिल जी, मैं यही समझ गया हूँ कि मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद अदा करूं? आप मेरा नाम लेते रहिए। हाँ, भाई देखिए, आपने डीसीएम का नाम लिया, हाँ, और देखिए थोड़ा कायदे से लिया, तो अब देखिए क्या उसमें हाल हो गया। तो अगर आप नाम ले लें तो वो शेयर बढ़ना तय है, और मैं लिस्टेड नहीं हूँ, वरना सर्किट लगाऊंगा। देखो, आप जब तक लिस्टेड नहीं हो ना, तब तक कि आप राहुल द्रविड़ की तरह कंसिस्टेंट लिस्टेड होके वोलेटाइल होने लग जाओगे। रोज कुणाल जी का शेयर ऊपर नीचे, हम उतनी वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, किसी दिन राकेश जी, कुणाल जी कंपनी लिस्ट हो गई ना, तो देखो जो ओवर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लोग देखते रह जाएंगे। आपके फैन बहुत हो गए, मतलब जबरदस्त। जहाँ जाता हूँ पूछता हूँ, राकेश जी कुणाल जी जबरदस्त है, राकेश जी कुणाल जी जबरदस्त। हर जगह आपकी बड़ी पूछ होती है आजकल। नहीं अनिल जी, ये तो ना एक्चुअली आपकी वजह से। अरे वाह, ये क्या है, आप दोनों की जुगलबंदी है भाई, तगड़ी वाली। एनीवे, चलिए, बाजार बंद होने का वक्त है और आईडीबीआई बैंक आखिरी मिनटों में जोर लगा रहा है 58 रुपये की तरफ बढ़ने का। कुछ बंसल जी, इसमें दम है या ऐसे ही इसकी मर्जी से ऐसे 1.5% बढ़ा है पिछले 10-15 मिनट में? देखिए अनिल जी, टेक्निकली तो इसमें कोई दम नहीं है। स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा है एक्चुअली। एक बार इसके ऊपर निकले, 59 रुपीज़ के ऊपर निकले तो भी शायद कुछ देखने को मिले, एल्स तो इसको डेड कैट बाउंस भी नहीं बोल सकते जिस तरीके से बढ़ता और गिरता है। बट धीरे धीरे डिम्पी जी की भाषा में रिस्क के नीचे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, रिस्क के नीचे तो जा रहा है, लेकिन एक शेयर रिस्क के थोड़ा ऊपर भी आ रहा है, वो है डिविस लैब। अगर डॉक्टर रेड्डीज के अंदर मूवमेंट है तो डी अक्षर वाला आपसे मैं वापस से पूछ रहा हूँ, डिविस लैब, किरण जी, इसमें क्या करना है? ये 15 रुपये ऊपर है। नहीं, ये तो बाय करके ही चलना चाहिए और लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए। तो इधर मेरा स्टॉप लॉस 1360 का रहेगा, थोड़ा सा डीप डाउन है पर वही सही लेवल है। और इधर से मेरा मानना है कि ये मार्केट आउट परफॉर्मर काउंटर रहेगा। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसने एक एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है, और जो पिछला टॉप था, स्विंग टॉप था, जो कि 1360 का ही था, 2016 की बात कर रहा हूँ, उसने उसको क्रॉस किया। तो अभी ये स्टॉक तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिलेगी। आपको इस स्टॉक को करीबन 1 से 2 साल का व्यू रखना चाहिए। इधर से कैजुअली डबलर का लेवल देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, डबल के भाव हो सकते हैं डिविस लैब में। अच्छा, ये जेट एयरवेज पे इनकम टैक्स के सर्वे की भी खबर आ रही है? हो भी सकता है वो भी हुआ, क्योंकि सब कहाँ से होगा? कमाई तो हो नहीं, टैक्स का कम रहेगा, पैसे किधर है? लॉस में तो है। अनिल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना। और पैसे वाले जब पैसे नहीं होते तब बैंक लोन भी नहीं देता, और जब पैसे और मुश्किल होते हैं ना, तब इनकम टैक्स, फेमा वेमा, तभी सभी आते हैं। अच्छा, ये जैन साहब क्या है, इनकम टैक्स वाले वहाँ टाइम पास कर रहे होंगे, क्या करने गए जेट में? अगर वहाँ क्या मिलेगा? सैलरी देने के पैसे नहीं पाए, वहाँ पे क्या होगा? देखिए, ठीक बात है, पगार ही नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट परसों क्या जेट एयरवेज यूज कर रहा था, तभी मैं सोचा था, पूछने वाला था कि भाई पगार नहीं दे रहे, फिर भी बढ़िया से काम कर रहे हैं लोग बाग। बट द थिंग इज, जोक्स अपार्ट अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो इतनी जो फाइनेंशियल पोजीशन खराब हुई है, हो सकता है कि उसकी छानबीन करे, और हो सकता है कोई और दूसरी उनको कोई न्यूज़ होगी कि कैसे कोई फंड्स निकले तो नहीं है कहीं कंपनी से, या कुछ चीज़ें होंगी, यू नेवर नो, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का और कई चीज़ों का इश्यूज आए होंगे। सो लेट्स सी, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं जाते हैं वो लोग भी, पैसे सर्टेनली बनते हैं तभी इनकम बट समथिंग फिश इज देयर। वो एक पिक्चर आई थी, अंदाज अपना अपना, है ना, वो राजकुमार संतोषी की पिक्चर थी जिसमें सलमान खान, आमिर खान थे, और उसमें एक शक्ति कपूर था, क्राइम मास्टर गोगो। आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, वैसा हाल है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी हाल वैसे, आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे, अपनी किसी भी वजह से पहुंचे, वो एक अलग बात है। तो चलिए, बाजार बंद करने का वक्त है, कुछ खास है नहीं।
इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा हल्का फुल्का रहा जाए। ओके, निफ्टी बंद हो रहा है खराब लेवल पर और बैंक निफ्टी भी खराब लेवल पर बंद हो रहा है। 160 अंकों का नुकसान दिख रहा है। 26,300 के नीचे क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है बिल्कुल, और सेंसेक्स में भी 170 अंकों के नीचे का नुकसान है। तो है तो खराब ही है क्लोजिंग, इसमें कोई डाउट नहीं। अब किन किन से दबाव बनाए वो देख लीजिए आप। अरे ये बजाज फिनसर्व टॉप लूजर हो गया निफ्टी का, ये तो ध्यान ही नहीं पड़ा कब हुआ। और फाइनेंस भी अस्टूट है, दोनों ही कंपनी फिनसर्व और फाइनेंस दोनों ही एचडी लो पे। देखो भाइयों का प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए, दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ गिरते हैं। मतलब थोड़ा कम ज़्यादा अलग है, जो बड़ा है वो थोड़ा कम ज़्यादा बढ़ जाता है, कम ज़्यादा गिर जाता है, उतना अलग है, लेकिन गिरते हैं बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस दोनों साथ में। भारतीय एयरटेल 3% नीचे, इंडसइंड बैंक 3% नीचे है, ये मारुति आपका 2.5% नीचे है, ये भी गिरे हैं। बढ़ा क्या है? कोल इंडिया, गेल, बीपीसीएल, ओएनजीसी सरकारी कंपनियों के आज मजे हो गए इन सबके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनएवी तो बढ़ी है कम से कम, और किसी की बड़ी हो ना बड़ी हो। और एकमात्र दूसरा स्टॉक है अच्छा बढ़ने में, वो है टेक महिंद्रा, जो कुणाल जी ने कह ही दिया था, राकेश जी ने, कुणाल जी ने, कि भाई खरीदिए। वायदा कारोबार के शेयर देख लीजिए कहाँ पर एक्शन हुआ है ज़्यादा। यूनियन बैंक टॉप गेनर है 4.5%, और इतना ही ऊपर मुथूट फाइनेंस, और इतना ही ऊपर 3.5% एमसेक्स हमारा स्टॉक ऑफ द डे। ये 3 मजबूती के साथ हुए हैं बंद। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 116-17 के आसपास बंद रहा, अच्छी मजबूती के साथ। कमजोर क्या है? अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक 4 टॉप लूजर में है। आर इंफ्रा, आर कैपिटल, आर कॉम, आर पावर, पता नहीं अब कोई खबर ना आ जाए बस। और जेट एयरवेज 5% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक है टॉप लूजर के तौर पर। तो ये है आपके लिए बाजार की क्लोजिंग पे एक बार मैं आपको फटाफट है ना रुपया का भाव दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि अभी जो भारतीय बाजारों के बंद होने तक करेंसी मार्केट का क्या ट्रेड था, और ताकि बंद क्या होगा 5 बजे 72.81 17 पैसे की मजबूती है। अभी यहाँ से आपको गिनना है परसों सुबह के लिए, शुक्रवार सुबह के लिए, ठीक है ना? ये देखना पड़ेगा कि रुपया कितना मजबूत कमजोर होता है। ठीक है, इस बीच करेंसी क्रूड दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए। कल तो खैर छुट्टी है, लेकिन इससे पहले आज मार्केट की कमज़ोर ही शुरू, आपका गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किरण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बेहतर शेयर्स आज हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ रहे हैं 4:30 बजे का पहले तो इम्पोर्टेंट आपको कार्यक्रम बता देते हैं, और उसके बाद फिर 6 बजे और फिर देश की बात के बारे में जानकारी। तो आज आरबीआई के ऊपर एक बढ़िया खास शो है 4:30 बजे। अच्छा, शो भी खास है, उसको करने वाले भी खास हैं। डिम्पी जी करेंगे, और डिम्पी जी का शो है। डिम्पी जी मैं बताऊँ, आप बताएंगे? सर मैं बताऊँ, आप ही बता दीजिए। ओके ठीक है। आरबीआई के अफसर फैसलों में है फेल, और तरक्की की रफ्तार में बाबूगिरी का है खेल। इकोनॉमी की राह में आरबीआई का रोड़ा। आरबीआई में बाबूगिरी शाम 4:30 बजे। किस तरह से आरबीआई का ढीला कामकाज है जो देश की तरक्की में आगे बढ़ने से थोड़े अड़ंगे लगा रहा है, इस पर ये खास शो था। इसके बाद नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी जॉब रैकेट, ऐसी खबरें अक्सर आती जाती रहती, लेकिन ये खबर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। दिल्ली में, राजधानी में, कृषि भवन में, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उनके भवन में एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, आप दंग रह जाएंगे। सरकारी दफ्तर के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं, वो बुलाते हैं, इंटरव्यू करवाते हैं, और जॉब ऑफर देते हैं, पैसे देते हैं, 22 लाख रुपए ले ली किसी से कृषि भवन में, सोचिए। और कैसे होता है इंटरव्यू? वालों केबिन में होते हैं। कोई भी जिस दिन कोई IAS ऑफिसर जो उस दिन छुट्टी पे, उसी की केबिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और आदमी जो चारों उसको लग रहा वाकई में, और बोलते हैं कि हम ONGC में इधर उधर नौकरी दिलाएंगे आपको, सारी कंपनी, और email ID भी ऐसी बना रखी है, तो एकदम सरकारी कंपनी लगेगा। उस चक्कर में बहुत लोग, और गजब का है ये, तो बहुत ही गजब की स्टोरी है। तो ये शाम को 6 बजे आप हैरत अंगेज स्टोरी जरूर देखें। साथ ही हम आपको देखने ही नहीं, ये भी बताएंगे ऐसे जालसाजों से आपको कैसे बचना है। बिल्कुल। सरकारी दफ्तर, फर्जी अफसर। और रात को 8 बजे सच को मुस्लिम, संघ को मुस्लिम भाई, और कांग्रेस हिंदुओं को लुभाए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ट्रिपल तलाक पर मोदी सरकार अध्यादेश लाए, और हिंदू वोटों के लिए राहुल मानसरोवर हुआ है। देश का कंफ्यूज्ड वोटर किसके साथ जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई बीजेपी जो हिंदुओं की, वो मुसलमानों को ले जाने की कोशिश में है, और कांग्रेस जो मुसलमानों की है, वो हिंदुओं पे डोरे डाल रही है। लेकिन आज जो 2 बड़ी बातें हुई, एक तो संघ प्रमुख भागवत साहब का बयान, और दूसरा ट्रिपल तलाक को अध्यादेश के तौर पर मंजूरी। तो इसमें सवाल जो बड़ा उठ रहा है वो ये कि मुसलमानों का मसीहा कौन। कल तो मैं नहीं कर पाया शो, लेकिन आज मैं करूंगा शो। बिल्कुल, आज ये देश की बात वाला शो मैं ही करने वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग है, टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है, और साथ ही आपको एंकर भी बताएंगे कि ये पूरा का पूरा 4:30 बजे रूपरेखा क्या बन रहा है।
और 8 बजे देश की बात। ठीक है, बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कुणाल जी आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।